तो भाई इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, हिंदी में बोले तो भाई भारत सरकार और राजनीति, इस सब्जेक्ट के भाई टोटल आप लोगों को 7 से 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर जो है करवाने वाला हूं, जो आप लोगों के एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। इस चीज की मैं गारंटी देता हूं। ये जो सब्जेक्ट है भाई, ये बीए प्रोग्राम वाले बच्चों के पास होता है सेकेंड सेमेस्टर में। सिलेबस वगैरह आप लोग देख सकते हो। इसमें भाई आप लोगों के बहुत ज़्यादा जो है चैप्टर्स वगैरह दिए गए हैं और यूनिट्स वगैरह भी जो है वो भी काफ़ी है। आप लोगों के इसी सिलेबस से जो है हमने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है तैयार करे हैं। तो अगर आप लोग ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके चले आते हो तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आप लोगों को कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी में ही जो है आप लोगों का सारा सिलेबस जो है कवर अप करवा दिया गया और इन्हीं से ही जो है आप लोगों के आंसर एग्जाम में आप लिख पाओगे बहुत अच्छे से। नोट्स का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज आप व्हाट्सअप करके भी नोट्स ले सकते हो। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको भारत का जो संविधान है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या खूबियां हैं, ये आपको समझाना है अपने फर्स्ट क्वेश्चन में। जैसे कि मैंने क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख रखा है कि डिस्कस द बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के ही पूछा जा सकता है। जैसे कि मैंने नीचे लिख भी रखा है कि भारतीय संविधान के मौलिक विशेषताओं की विवेचना करें। आपको इसमें भी आपको इसकी जो विशेषताएं हैं वही बतानी है। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, भारतीय संविधान का परिचय या फिर इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, सबसे पहले ना आपको संविधान के बारे में समझ रहा होगा कि संविधान है क्या, कैसे बना, इसकी आवश्यकता क्या थी, इसका निर्माण बेसिकली हुआ क्यों। तो देखो, संविधान सिंपली अगर आपको मैं समझाऊं तो संविधान एक ऐसा दस्तावेज है, या भी आप सिंपली समझो तो एक ऐसी बुक है जिसके अंदर एक देश को चलाने के लिए विभिन्न नियम, कायदे, कानून लिखे होते हैं, जिसके जरिए जो हमारी देश की सरकार है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो एक देश को शासन करती है। एक देश में शासन करती है। उसकी जो राज व्यवस्था है, उसका जो कामकाज है, वो बेसिकली उसी संविधान के जरिए चलाती है। क्योंकि उस संविधान के अंदर सरकार की क्या शक्तियां होंगी, सरकार के क्या अधिकार है, सरकार को कैसे काम करना है, ये सब सारी चीजें जो होती है, ये जो सारी जानकारी है, हमें संविधान के अंदर ही मिलती है। देखो, ऐसे एक विश्लेषक है, उनका मानना है कि जो संविधान है ना, वो एक जीवित पाठ है। अब ये जीवित पाठ का मतलब उनका मानना था कि जो संविधान है बेसिकली एक जीवित है। जैसे एक इंसान होता है, वैसे ही एक संविधान भी। अब वो ऐसा क्यों कहना चाह रहे, देखो, एक ह्यूमन के अंदर, एक मनुष्य के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। जैसे कि पहले बच्चा होता है, फिर वो बढ़ता है, फिर उसका शरीर और बढ़ता है। इसी तरीके से क्या होता है ना, जो संविधान है ना, हम संविधान के अंदर भी अपनी सुविधाओं के अकॉर्डिंग, जैसे कि अभी वर्तमान में कोई कॉन्स्टिट्यूशन, कोई आर्टिकल ऐसा है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर, जो हमारी जरूरतों के हिसाब से सही नहीं है, तो हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं, हम उसमें संशोधन कर सकते हैं। किसके जरिए? आर्टिकल 368 के जरिए। तो इसमें जो संशोधन करने की प्रक्रिया है ना, यही इसे एक जीवित पाठ के रूप में बताती है, क्योंकि हम इसके अंदर अपनी जरूरतों के हिसाब से, अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस कर सकते हैं। अब इस संविधान सभा है या फिर संविधान कैसे बना, अब इसके बारे में जानते हैं। देखो, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन या फिर संविधान जो हमारा बना था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जरिए या फिर संविधान सभा के जरिए। तो संविधान सभा का निर्माण हुआ था, वो आपका बेसिकली हुआ था 9 दिसंबर 1946 में। आपकी जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वो इसी दिन हुई थी। इस सभा के अध्यक्ष कौन थे? वो थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष थे, मतलब उन्होंने ही इस सभा को लीड करा था। अब पहली बैठक हो जाती है संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को। मतलब संविधान बनाने का जो काम है वो स्टार्ट कर दिया गया था कि वो हमारे देश के लिए, भारत के लिए एक संविधान बनाया जाएगा। और जो हमारे संविधान को बनने में टोटल टाइम लगा था, वो आपका लगा था 2 साल 11 महीने 18 दिन। ये टाइम पीरियड लगा था एक संविधान, हमारे उस भारतीय संविधान है उसके निर्माण होने में। संविधान का निर्माण बेसिकली करा था ड्राफ्टिंग कमेटी ने, और इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर जी। हमारा संविधान बनकर पूरा 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, और 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान पूरे देश में, पूरे भारत में लागू हो गया था। अब जो हमारा संविधान है ना, इसके अंदर 100 से ज्यादा संशोधन किए जा चुके हैं। मैंने आपको आर्टिकल बताया ना, इस आर्टिकल के जरिए बहुत सारे संशोधन, मतलब कुछ ऐसे आर्टिकल थे जो हमारे वर्तमान में, प्रेजेंट के अकॉर्डिंग वो हमारे लिए सही नहीं थे, तो हमने उसमें कुछ चेंजेस करे या उसमें कुछ और चेंजेस करके उन्हें और अच्छे करने की कोशिश करी। तो ऐसे ही करके 100 से ज्यादा संशोधन अब तक हो चुके हैं। अब देखो, संविधान जो है ना, आपका 2 तरीके का होता है। एक होता है लिखित, एक होता है अलिखित। देखो, लिखित तो जैसे कि हमारा है, भारत देश का है, और अलिखित का आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे ब्रिटेन का है। वहां का जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो लिखित नहीं है, बल्कि एक मौखिक रूप से याद रखा जाता है। जो उनकी असेंबली में कानून बताए जाते हैं, वही कानून सीधे वहां पे पारित हो जाते हैं। उन्हें बेसिकली कोई लिखा नहीं जाता है। लिखित रूप से वहां पे जो संविधान है वो नहीं चलता है। ये संविधान के बारे में आपकी बेसिक नॉलेज थी, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब संविधान, हमारे भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं, क्या इसके फीचर्स हैं, इस टॉपिक को हम
अब अच्छे से समझेंगे। देखो सबसे पहली जो विशेषता है ना, सबसे लंबा लिखित संविधान। देखो सिंपली आपको इसका मतलब समझ में आ ही गया होगा। जो हमारा संविधान है, भारतीय संविधान या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर जितने आर्टिकल्स हैं, जितने अनुच्छेद हैं, जितने पार्ट्स हैं, वो दुनिया के और संविधानों के कंपैरिजन सबसे ज्यादा है। हमारे संविधान के अंदर टोटल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग जब हमारा संविधान बनाते ही उस टाइम पे थे इतने। पर जो वर्तमान टाइम है, जो प्रेजेंट टाइम है, उसके अंदर अब इसके अंदर 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं। पर जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम 395 अनुच्छेद ही हम पढ़ते हैं। जैसे कि बहुत सी जगहों पे एमसीक्यू टाइप में पूछा जाता है, तो वहां पे ज्यादातर 395 अनुच्छेद ही माने जाते हैं। दूसरी इसकी विशेषता है सफलतम संविधान। देखो हमारा जो संविधान बना था ना, तो ये इतने सारे लोग, हमारी जनसंख्या कितनी बड़ी थी, तो उसके अकॉर्डिंग ऐसा माना जा रहा था उस टाइम पीरियड में कि जो संविधान है ज्यादा टाइम तक नहीं चलेगा और एक विफल संविधान रहेगा। पर उसके बावजूद हमारे जो इतने बड़े बड़े नेता थे, उन्होंने वो इतने बुद्धिजीवी थे कि उन्होंने जिस संविधान को बनाया, वो संविधान आज के टाइम पे भी इतना सही साबित हुआ आज के लोगों के लिए। तो इसलिए भारत का जो संविधान है या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो दुनिया का सबसे सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है पूरे वर्ल्ड में। तो क्योंकि इसके अंदर ना हमें अमेंडमेंट या फिर संशोधन का अधिकार भी दिया गया है कि हम अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग इसके अंदर कुछ चेंजेस ला सकते हैं, और यही इसका एक रीजन है जो इसको सफल बनाता है। तीसरा है ना ज्यादा कठोर ना ज्यादा लचीला। देखो ना ज्यादा कठोर ना ज्यादा लचीला, या फिर नीदर टू रिड नॉट टू फ्लेक्सिबल। मतलब इसमें ना कुछ चीजें तो ऐसी हैं जिसको हम बड़ी आसानी से संशोधन कर सकते हैं, पर इसके साथ साथ कुछ चीजें ऐसी भी है ना जिसे इतनी जल्दी से या फिर आसानी से संशोधन उसमें चेंजेस नहीं लाए जा सकते। जैसे कि मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों में भाई थोड़ा सा भी चेंजेस लाना बहुत मुश्किल है, उसमें कोई भी इतनी आसानी से चेंजेस नहीं लाया जा सकता है। अगर ऐसा लगता है कि मौलिक अधिकारों को जो संशोधन किया जा रहा है, उसके उन अधिकारों में अगर कोई ऐसा करता है तो तुरंत उसको रद्द किया जा सकता है, उस कानून को, उस आर्टिकल को। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि भारतीय का जो संविधान है वो कठोर नहीं है, इसमें संशोधन करने का अधिकार है, जरूरत पड़ने में इसमें चेंजेस ला सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। पर इसके साथ साथ इतनी आसानी से भी कुछ कुछ आर्टिकल ऐसे होते हैं, कुछ कुछ चीजें ऐसी है हमारे संविधान के अंदर जिसको हम आसानी से संशोधन नहीं कर सकते, उसके लिए हमें एक विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। अब इसकी जो चौथा विशेषता है वो हमारा मौलिक अधिकार या फिर प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट। देखो मौलिक अधिकार सिंपली वो अधिकार जो हमें मूल रूप से प्राप्त है, और ये अधिकार ऐसे है ना, ये इन अधिकारों का हनन कोई भी नहीं कर सकता है, कोई भी मतलब कोई भी गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि इन अधिकारों की गारंटी हमें खुद संविधान देता है कि आपका अधिकार जो है, मौलिक अधिकार जो है, इनको कोई भी आपसे नहीं छीन सकता है। अगर ऐसा कोई करता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहीं पे भी जा सकते हैं। जैसे कि भारतीय संविधान में हर एक व्यक्ति को मौलिक अधिकार प्राप्त है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक के हैं? 12 से लेकर जो 35 तक का आर्टिकल है, ये आपके मौलिक अधिकार से जुड़े आर्टिकल है। अब इसके अंदर कौन कौन सा मौलिक अधिकार दे रखे हैं या फंडामेंटल राइट्स? सबसे पहला जो है राइट टू इक्वलिटी या फिर समता का अधिकार, जिसे हम समानता भी कहते हैं। 14 से 18 के अंदर हमें बेसिकली समानता का अधिकार दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को हर चीज में समानता का दर्जा दिया गया है। ऐसी स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये जो मौलिक अधिकार हैं, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर, संविधान द्वारा दिए गए हैं। इन अधिकारों को आपने पहले भी पढ़ा ही होगा, इन अधिकारों को डिटेल में हम आगे क्वेश्चंस में पढ़ेंगे। देखो एक अधिकार हुआ करता था संपत्ति का अधिकार, इस अधिकार को 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा रद्द कर दिया था। मतलब इसे हटा दिया गया था मौलिक अधिकारों की सूची में से और इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था, जो कि अब वर्तमान में आर्टिकल 300A के अंदर मौजूद है, ठीक है। अभी आपका मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि एक नॉर्मल सा कानून है। अब नेक्स्ट है हमारा मौलिक कर्तव्य या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज। देखो जो हमारा बेसिकली संविधान जब बना था ना, तो उसके अंदर मौलिक कर्तव्य नहीं हुआ करते थे, बल्कि बाद में स्वर्ण सिंह नाम की एक समिति बनाई गई थी 1976 में। तो इस समिति ने ये सिफारिश करी थी कि लोगों के लिए भी कुछ मौलिक कर्तव्य होने चाहिए, जिनका पालन करने के लिए उन्हें फोर्स नहीं किया जाएगा, बल्कि उनकी मर्जी, अगर वो ऐसा करना चाहे तो करे, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं है। तो स्वर्ण सिंह समिति ने 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, इनको 42वें अमेंडमेंट के जरिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ दिया गया। तो स्टार्टिंग में जब स्वर्ण सिंह समिति जो थी, इसने जो सिफारिश करी थी, इसने 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की बात कही थी, पर बाद में जब ये अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ, तो इसके अंदर टोटल 10 कर्तव्य जो थे, मौलिक कर्तव्य जो थे, उन्हें
संविधान के अंदर जोड़ दिया गया। पर बाद में 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य था जिसे 86 संविधान संशोधन द्वारा उसे भी संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ दिया गया। अब ये कौन सा था? ये एजुकेशन से जुड़ा था हमारी। इसके अंदर बेसिकली 6 साल से लेकर 14 साल के जो बच्चे थे उन्हें स्कूल जाने का अधिकार दिया गया था। अब टोटल जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जिसका मतलब देखो मौलिक जो अधिकार थे वो तो संविधान इसकी गारंटी देता है कि इसका हनन कोई नहीं कर सकता है, पर जो ये कर्तव्य है, ये जो जिम्मेदारियां जो दे रखी है, इन्हें पूरा करने की हर नागरिक से उम्मीद की जाती है कि नागरिक करेंगे, पर अब वो उन्हीं की मर्जी है कि वो करे ना करे, ये प्रत्येक नागरिक की इच्छा है। ठीक है, अभी कौन कौन से मौलिक कर्तव्य है वो भी मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, इन्हें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब अगली जो विशेषता है ना हमारी, वो है हमारी एकल नागरिकता या फिर सिंगल सिटीजनशिप को। भारत के संविधान के अंदर ना एकल नागरिकता का प्रदान दिया गया है। इसका मतलब है कि हर जो जो व्यक्ति है वो सिर्फ भारत का नागरिक है। ये नहीं कि वो दिल्ली का व्यक्ति है तो दिल्ली का नागरिक अलग है, यूपी का व्यक्ति है तो यूपी का अलग व्यक्ति हो गया, महाराष्ट्र का है तो महाराष्ट्र का अलग व्यक्ति हो गया। नहीं, वो पूरा भारत का नागरिक है, चाहे वो भारत के किसी भी हिस्से में रहे। और जो भारत के लोग हैं वो संपूर्ण देश में, पूरी इंडिया के अंदर कहीं पे भी रोजगार ले सकते हैं। ये जो एकल नागरिकता है ना, ये भारत के अंदर, भारत के लोगों के अंदर एकता की भावना को प्रमोट करती है। जैसे कि और भी देशों, जैसे अमेरिका, अमेरिका के अंदर क्या होता है ना, एक पूरी देश की नागरिकता होती है और एक वहां पे स्टेट की नागरिकता अलग से होती है। तो आप वहां पे दो, एक आपको स्टेट की नागरिकता लेनी पड़ेगी और एक आपको वहां की देश की कंट्री की नागरिकता अलग से लेनी पड़ेगी। ठीक है, इस तरीके से वहां पे दोहरी नागरिकता हो गई। अब पर इसके अपोजिट भारत में क्या है, भारत में सिर्फ एकल नागरिकता है। आप स्टेट के व्यक्ति हो, चाहे जिले, किसी भी जिले में पैदा हुए, किसी भी राज्य में पैदा हुए, आप रहोगे भारत के ही नागरिक। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है वो है हमारी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार या फिर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो भारत के अंदर ना 18 साल का जो व्यक्ति है उसे वोट डालने का अधिकार दिया जाता है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। यदि वो 18 साल का हो जाता है तो उसे वोट डालने का अधिकार दे दिया जाता है। तो यही है जो आपका वयस्क मताधिकार। जैसे आप वयस्क होते हैं, जैसे आप 18 साल के होते हैं, आपको वोट डालने का अधिकार मिल जाता है, चाहे आप महिला हो चाहे पुरुष हो, चाहे किसी भी जाति से हो, किसी भी लिंग के, किसी भी धर्म, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको वोट डालने का अधिकार दिया जाता है। बस एक ही शर्त होती है कि वो 18 वर्ष का होना चाहिए। पहले जो एज थी, पहले जो उम्र थी, ये 21 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन बाद में इसमें कुछ चेंजेस किए गए और उम्र को 21 वर्ष से हटाकर 18 साल कर दिया गया। नेक्स्ट इसकी विशेषता है धर्मनिरपेक्षता या फिर सेक्युलरिज्म। देखो भारत ना एक धर्मनिरपेक्ष वाला राज्य है। धर्मनिरपेक्ष का सिंपली जो मीनिंग होता है वो होता है कि सभी धर्मों को समान संरक्षण या फिर सभी धर्मों को समान सम्मान किया जाना। ये नहीं कि किसी एक धर्म को ज्यादा महत्व देना और दूसरे धर्म को कम महत्व देना, नहीं, बल्कि सभी धर्मों का समान सम्मान करते हुए अपने देश को आगे लेके चलना। जैसे कि हमारे भारत के अंदर तो आपको पता ही है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, कितने ना जाने और अलग अलग धर्म के लोग रहते, पर हम सारे आपस में मिलजुल कर रहते हैं। ये जो है हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता और उसके साथ साथ हमारे संविधान की भी एक विशेषता है। तो हमारा जो संविधान है किसी एक धर्म का सपोर्ट नहीं करता, बल्कि सभी धर्मों को समान संरक्षण देने की बात करता है। अभी धर्मनिरपेक्ष के बारे में आर्टिकल 25 से लेकर 28 में हमें देखने को मिलता है। भारत का जो संविधान है उसके अंदर जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1974 में शायद से जोड़ा गया था। अब जो 9वीं जो इसकी विशेषता है वह समाजवाद या फिर इंग्लिश में पढ़े तो सोशलिज्म। देखो समाजवाद होता है क्या? देखो समाज में सभी लोगों का विकास करना, समाज में जो भी लोग हैं उन सबका भला करना ही समाजवाद है। आपका बेसिकली यही होता है, जिसमें हम पिछड़ा वर्ग जो है, जो गरीब वर्ग है, इन सब के विकास हेतु कुछ सुधार करते हैं, तो इसी को हम समाजवाद कह सकते हैं। इंदिरा गांधी की जो सरकार थी उनके द्वारा 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवाद जो शब्द है वो भारत की जो प्रस्तावना है, जो प्रिम्बल है, उसके अंदर वो जो शब्द है सोशलिज्म, ये जोड़ा गया था। जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा भारत की प्रस्तावना, जिसमें हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बनाने के लिए, ये वाली जो प्रस्तावना है आपकी एनसीईआरटी की जो बुक्स होती है इनके अंदर भी लिखी होती है, आपने पढ़ा ही होगा, तो उसमें आपको सोशलिज्म शब्द, ये समाजवाद शब्द आपको देखने को मिलता है। तो ये जो शब्द है 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1946 में जोड़ा गया था हमारी प्रिम्बल के अंदर। अगली जो इसकी विशेषता है वो है संघीय व्यवस्था या फिर फेडरल सिस्टम। तो संघीय व्यवस्था बेसिकली सिंपली बता दूं मैं आपको तो शक्तियों का विभाजन होता है, जिसमें शक्ति जो है ना, जो पावर है, वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं, उसका बल्कि बंटवारा कर दिया गया कि आधी शक्ति तू रख ले, आधी शक्ति तेरे पास है, आधी शक्ति इसके पास है। तो इससे क्या होगा ना, एक ही व्यक्ति कंट्रोल नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर वो एक ही व्यक्ति कंट्रोल कर रहा हो तो उससे क्या होता है, इससे हमारे देश में तानाशाही, इस तरीके की जो व्यवस्था वो बढ़ने लग सकती है। तो ऐसे में शक्तियों का बंटवारा करना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो जैसे कि यहाँ पे होता है, पहले सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसके नीचे स्टेट की गवर्नमेंट होती है, उसके नीचे फिर एक जिले की गवर्नमेंट भी होती है,
इस तरीके से हमारा जो पावर्स हैं वो बांटी गई हैं। तो संघीय व्यवस्था में मुख्यतः 3 सूचियाँ होती हैं, मतलब कुछ काम होते हैं, उनको 3 सूचियों में बाँट दिया गया है कि इस सूची का काम ये वाली गवर्नमेंट करेगी, इस सूची का काम ये वाली गवर्नमेंट करेगी और इस सूची का काम ये वाली गवर्नमेंट करेगी। जैसे कि जो 3 सूची कौन-कौन सी, एक होती है केंद्र सूची, एक होती है राज्य सूची, एक होती है समवर्ती सूची, या फिर इंग्लिश में पढ़ सकते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट या फिर कॉन्क्रीट लिस्ट। ये जो 3 लिस्ट है, अब यूनियन लिस्ट के जो काम है, केंद्र सूची के जो काम है, वो केंद्र सरकार करेगी। जो स्टेट लिस्ट के काम है, वो स्टेट की सरकार करेगी, और जो कॉन्क्रीट लिस्ट के काम है, वो दोनों गवर्नमेंट में से कोई भी कर सकता है। पर अगर इसने इस लिस्ट से जुड़े कानून बनाए हैं, तो इसका महत्व, इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा होगा और इसके ही कानून को माना जाएगा। ठीक है, अब अगली जो विशेषता है इसकी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या फिर हम इसे डीपीएसपी कहते हैं। देखो, भारतीय संविधान के अंदर ना राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो किस देश से लिए गए हैं, वो आयरलैंड से। जैसे कि आपको पता ही होगा, संविधान के अंदर जो जो पार्ट है, जो जो चीजें हैं, वो किसी ना किसी देश से लिए गए हैं। तो ऐसी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, डीपीएसपी है, वो आयरलैंड से लिए गए हैं। और ये हमारे भाग 4 के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। आर्टिकल 50 या 51 में शायद से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, देखो जो डीपीएसपी है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ना, इन्हें सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के रूप में देखा जाता है। यानी कि गवर्नमेंट को ऐसा कहा जाता है कि आप अपने देश के लोगों के लिए भले करने के लिए कुछ उन्हें काम दिए जाते हैं जो गवर्नमेंट को करने होते हैं। जो गरीबों के एवं जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके विकास के लिए जो काम जरूरी है, ऐसे काम गवर्नमेंट को करने के लिए इस नीति निर्देशक तत्व के अंदर बताए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व है ना, इसको गवर्नमेंट को करने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता कि नहीं आपको ये काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम न्यायालय में जाके इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। नहीं, आप गवर्नमेंट को इस काम को करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो नीति निर्देशक तत्व है वो आपके न्यायिक नहीं है, मतलब उन्हें न्यायालय के अंदर चुनौती नहीं दी जा सकती है। क्योंकि जो सर्वोच्च न्यायालय के अंदर एक केस हुआ था मिनवा मिल्स, या फिर यहाँ पे मैंने लिखा है कि मिनवा मिल्स 1980 में, इसमें केस हुआ था। इसके अंदर अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस भारतीय संघ, इस केस के अंदर मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्व को एक दूसरे के अपोजिट बताया गया था। मतलब देखो, मौलिक अधिकारों, अगर आपको कोई मौलिक अधिकार का हनन करता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, आपको आपके अधिकारों का हनन नहीं होने दिया जाएगा। बट अगर नीति निर्देशक तत्वों का हनन होता है तो इसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हो। ठीक है, बस इतना ही था। अब जो नेक्स्ट हमारा स्थानीय सरकार, स्वशासन या फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। देखो, महात्मा गांधी जी ने भारत का पिता या फिर राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। इन्हें विकेंद्रीकरण द्वारा ग्रामीण भारत को मजबूत करने का सपना देखो। देखो, विकेंद्रीकरण का सिंपली मीनिंग जो होता है वो होता है आपका शक्तियों को बंटवारा, जो मैंने आपको ऊपर ही पढ़ाया था ना, उसी को कहते हैं विकेंद्रीकरण, जिसमें हम शक्तियों को बांट देते हैं, या फिर इंग्लिश में हम इसे ये भी कहते हैं। तो भारतीय संविधान के अंदर ना अनुच्छेद जो 40 है, इसमें स्थानीय शासन के बारे में बताया गया है। 1992 के 73 और 74वें संशोधन द्वारा जो पंचायतें थी, जो नगर पालिका थी, उन सब चीजों की भी स्थापना की गई थी, जिसमें जो शक्तियां थी उनको और लोकल लेवल तक पहुंचा दिया गया था। जिससे क्या होता था, जो संविधान, जो हमारे देश का जो विकास है, उसे और अच्छे से तेजी में करने में और मजबूती हमें मिली। ठीक है, ये इसकी विशेषताएं थी। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, भारतीय संविधान की आलोचना या फिर क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, हर चीज की ना आलोचनाएं तो की ही जाती है, तो ऐसी हमारे संविधान की भी कुछ आलोचनाएं की गई हैं। उन आलोचनाओं को अब हमें पढ़ना है। जैसे कि सबसे पहले जो इसकी विशेषता है कि अत्यधिक लंबा और जटिल। देखो, ऐसा माना जाता है जो संविधान की लैंग्वेज है, जिस तरीके से संविधान लिखा गया, उसकी भाषा काफी जटिल है। तो इस ऐसे में क्या होता है, बहुत लोगों को समझने में इससे काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, इसलिए इसको काफी जटिल भी कहा जाता है। और जो दूसरी है इसकी विशेषता, लॉन्गेस्ट संविधान या फिर अत्यधिक लंबा संविधान। देखो, भारत का संविधान सिंपली में पता ही, मैंने आपको बताया था कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान हैगा। लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन विथ मैनी आर्टिकल, इसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल हैं, जैसे कि 395 आर्टिकल, 12 अनुसूची और 25 भाग। ऐसी केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति। देखो, संविधान का जो ढांचा है वो संघात्मक है। संघात्मक वही जो मैंने बताया, शक्ति को बंटवारा, परंतु जो व्यवहार में एकात्मक की और झुकाव देखता है। मतलब संविधान के अंदर वैसे तो संघीय व्यवस्था की बात की गई है, संघात्मक व्यवस्था की बात की गई है, पर ऐसा इसमें देखा जाता है कि जो केंद्र सरकार है ना, इसी को ज्यादा महत्व दिया जाता है। इसको शक्तियां थोड़ी राज्य सरकार के मुकाबले थोड़ी कम दी जाती है, और केंद्र सरकार का महत्व ज्यादा होता है। तो यही कहा जाता है कि केंद्रीकरण की प्रति, मतलब केंद्र की ओर झुकाव जो है वो ज्यादा है इसके अंदर। टेंडेंसी टूवर्ड सेंट्रलाइजेशन, ऐसी अंग्रेजी शासन की छाया या फिर कॉलोनियल इन्फ्लुएंस। देखो, संविधान के अंदर जो मोस्टली पार्ट था संविधान का, लगभग 70-80% वो किससे लिया गया था। आपने एक आर्टिकल पढ़ा हुआ, आर्टिकल अधिनियम 1935, ये अंग्रेजों द्वारा लेकर आया गया था भारत के अंदर। इसके अंदर जो मोस्टली प्रावधान थे, जो मोस्टली कानून थे, इसी कानून को हमारे भारतीय संविधान के अंदर ज्यादातर जोड़ा गया था। तो इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि जो अंग्रेजी शासन द्वारा जो कानून उस टाइम पे चलते थे, उन कानूनों को हमारे संविधान के अंदर भी जोड़ा गया। जैसे कि सिविल सेवा आप खुद देख सकते हो,
जो लोक सेवा आयोग है, यूपीएससी जिसे हम कहते हैं, ये सभी अंग्रेजों के टाइम पे ही स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट आलोचना जो है हमारी वो है अस्पष्ट और परस्पर विरोधी प्रावधान या फिर एम्बिग्यूइट एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो कई बार मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक के जो तत्व है, जो डीपीएसपी हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके अंदर क्या होता है, कई बार टकराव देखने को मिलता है। इससे क्या होता है ना, न्यायालय है जो फिर जुडिशियल सिस्टम है, उनके अंदर कई बार टकराव देखने को मिलता है। जैसे कि आपने अगर केशवानंद भारती केस पढ़ा हो, जो मौलिक अधिकारों से रिलेटेड था, जो काफी फेमस एक केस था मौलिक अधिकारों से रिलेटेड। तो कभी कभार क्या होता है ना, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच में टकराव देखने को मिलता है, जिससे न्यायालयों के अंदर निर्णय लेने में बहुत सी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसी अत्यधिक संशोधन की प्रवृत्ति, टू मैनी अमेंडमेंट्स, देखो संशोधन की जो प्रवृत्ति है, जो संशोधन का अधिकार है, वो हमारे संविधान के अंदर तो दिया ही गया है आर्टिकल 368 में। और ऐसे में अब तक तो भाई 100 से भी ज्यादा बार संशोधन हो चुके हैं हमारे संविधान के अंदर। ऐसी मूल अधिकारों की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, देखो हालांकि संविधान के अंदर जो नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, लेकिन कुछ अधिकारों पर अनेक प्रतिबंध लगाए गए हैं। आर्टिकल 21 और 22 इन्हें छोड़कर, जब आपकी इमरजेंसी लगती है, इन दोनों आर्टिकल को छोड़कर बाकी सारे जो भी आपके मौलिक अधिकार हैं उन्हें रद्द कर दिया जाता है, उन्हें बंद कर दिया जाता है। ठीक है, केवल ये जो 2 आर्टिकल है, इन्हें बंद या फिर इन्हें रद्द नहीं किया जा सकता है इमरजेंसी के टाइम में भी। लास्ट है न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिरेक या फिर जुडिशियल एक्टिविज्म एंड ओवररीच। देखो हाल के वर्षों में न्यायपालिका की भूमिका कभी कभी जजमेंट क्रेसी के रूप में देखने को मिलती है, जब न्यायपालिका विधायिका और जो कार्यपालिका के कार्यों में दखल देने को लगते हैं। जैसे कि कभी कभार क्या होता है ना, कार्यपालिका जो होती है, गवर्नमेंट होती है, जो सरकार होती है, वो कुछ कुछ ऐसे कानून बना देती है जो लोगों के लिए सही नहीं होते। तो ऐसे में जो न्यायपालिका है, जो जुडिशरी है, वो बीच में अपना रोल निभाती है और उन कानूनों को उनको रद्द कर देती है, क्योंकि उसके पास न्यायिक समीक्षा का अधिकार है। क्योंकि कानून, जैसी गवर्नमेंट कोई कानून बनाती है, उस कानून की जो समीक्षा है, उस कानून को कौन जांचती है कि कानून लोगों के लिए सही है या नहीं है, तो इसका अधिकार न्यायपालिका के पास है। अगर कुछ भी उसमें कमी देखने को मिलती है तो वो उस कानून को रद्द कर सकती है। ठीक है, लास्ट आप एक निष्कर्ष और ऐड कर दीजिएगा, आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमसे मौलिक अधिकार और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इनके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख रखा है, एग्जामाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, या फिर इंग्लिश में डीपीएसपी भी ने कहते हैं। ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, जो कि मैंने यहाँ पे नीचे लिख भी रखे हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार या फिर फंडामेंटल राइट्स। देखो मौलिक अधिकार ना एक व्यक्ति के विकास के लिए, एक व्यक्ति के डेवलपमेंट के लिए ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ये अधिकार हमें नहीं मिलेंगे तो हम अपना जो संपूर्ण विकास है वो सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। मौलिक अधिकार जो हमें देखने को मिलता है भारत के संविधान के भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख रखा है कि 12 से लेकर 35 आर्टिकल तक मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहला जो हमारा अधिकार है, समता का अधिकार, समानता का अधिकार, जिसे हम 14 से लेकर 18 में पढ़ते हैं, या फिर राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। देखो समता या फिर समानता का क्या मतलब है कि समान बिहेवियर, सभी लोगों को एक जैसा देखना। ये नहीं कि पुरुषों को ज्यादा महत्व देना, स्त्रियों को कम महत्व देना, गरीब को ज्यादा इंपॉर्टेंट देना, अमीर को कम इंपॉर्टेंट देना, नहीं, बल्कि सभी को समान रूप से समझना और सबको समान मानना। ये नहीं कि एक अमीर है तो इसके लिए अलग प्रावधान होंगे, इसके लिए अलग कानून होंगे, और एक व्यक्ति गरीब है तो इसके लिए अलग कानून होंगे, नहीं, बल्कि सभी लोग जो है वो आपस में समान है, इनमें किसी तरीके का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 14 जो है वो कानून के समक्ष समान संरक्षण, और कानून का समान संरक्षण मतलब कानून के सामने तो हम सब समान हैं, और कानून जो है वो हमारे लिए भी समान है। ये नहीं कि एक अमीर व्यक्ति तो इसके लिए कानून अलग से चलेगा, नहीं, इसके लिए भी कानून वैसे ही काम करेगा, वैसे ही चलेगा जैसे कि गरीब व्यक्ति के लिए काम करेगा। ऐसी आर्टिकल 15 जो है, इसके अंदर जाति, धर्म, लिंग, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंध लगा है। देखो कानून की जो लैंग्वेज है, संविधान की लैंग्वेज है ना, बहुत ही थोड़ी टफ है एकदम। जो एग्जिट वर्ड लेके पड़े है ना, इन्हें समझना बहुत जरूरी है। देखो किसी भी प्रकार की जाति का, किसी भी प्रकार का धर्म का, किसी प्रकार का लिंग, नस्ल या फिर जन्म स्थान का इसमें बिल्कुल भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 16 जो है वो समान अवसर मतलब सभी को रोजगार के अंदर, चीजों के अंदर समान अवसर देने की बात करता है। और जो हमारा आर्टिकल 36 है वो बेसिकली छुआछूत या फिर हम इसे अस्पृश्यता या फिर अनटचेबिलिटी भी कहते हैं, इसको खत्म करने की बात करता है। जैसे कि पहले के टाइम पे हुआ करता था काफी की किसी को अछूत माना जाता था, तो अब वो चीजें जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, संविधान के द्वारा ये सब चीजें खत्म कर दी गई हैं। और अनुच्छेद जो 18 है इसके अंदर उपाधियों का अंत किया गया है। जो उपाधियां होती हैं, जो पदवी होती है, उन सब चीजों को अब खत्म कर दिया गया। जैसे कि पहले के राजा महाराजाओं को कुछ उपाधियां मिली होती थी,
तो वैसी उस टाइप की उपाधि आज के समय में कोई लोग, कोई व्यक्ति धारण नहीं कर सकता है। दूसरा जो मौलिक अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से लेके 22 तक, या फिर राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से लेके 22 तक। देखो अब स्वतंत्रता का क्या मतलब होता है, देखो कुछ भी काम करने की आजादी, आपको स्वतंत्रता का ये मतलब होता है। स्वतंत्रता भी बेसिकली दो तरीके की होती है, एक होती है नेगेटिव, एक होती है पॉजिटिव। मतलब कुछ नकारात्मक स्वतंत्रता होती है, कुछ सकारात्मक स्वतंत्रता होती है। जो स्वतंत्रता दूसरों की स्वतंत्रता के लिए खराब हो, मतलब जैसे कि कोई एक ऐसे व्यक्ति है जो समाज में घूम रहा है और लोगों की हत्या कर रहा है, तो अब ये घूम रहा है, इसको देखो घूमने की तो आजादी है, पर ये जो घूम रहा है ना, इस वजह से लोगों को और लोगों को मार रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, जो और लोग हैं ना, उनकी आजादी को खतरा पैदा हो रहा है। तो ऐसे में इसकी जो आजादी है घूमने की, ये जो है नकारात्मक स्वतंत्रता कहलाएगी। ठीक है, अब जो हमारा संविधान है ना, ये भी हमें स्वतंत्रता का अधिकार देता है। जैसे कि आर्टिकल 19 के अंदर ही 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमें दी गई, जिसके अंदर बोलने की आजादी, कहीं भी आ जाने की आजादी, कहीं पे भी बस जाने की आजादी, कोई भी व्यापार करने की आजादी, कोई संगठन बनाने की आजादी, कोई सभा करने की आजादी, इस तरीके की जो आजादी है, जो स्वतंत्रताएं हैं, वो हमें दी गई हैं। अब अनुच्छेद जो 20 से 22 तक है, इसके अंदर हमें राइट टू प्राइवेसी या फिर सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार, इस तरह की आजादी जो है, जिस तरह की जो स्वतंत्रताएं हैं, वो सब इसके अंदर हमें दी गई हैं। ठीक है, अब ऐसी शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट टू एक्सप्लॉइटेशन, अनुच्छेद 23 से लेके 24 के अंदर, देखो ये किसी भी, ये जो अधिकार है ना, किसी प्रकार के शोषण के विरुद्ध प्रतिबंध लगाता है। जैसे कि बंधुआ मजदूरी का मतलब आपको पता ही होगा, जिसमें 17-17, 16-16 घंटे काम करवाया जा रहा हो, उसकी एक सही रकम भी नहीं दी जाती है। मानव तस्करी करना, जो मानव की तस्करी की जाती है, जो गैर कानूनी काम होते हैं, जो बलात् श्रम होता है, जिसमें आपको पैसे भी नहीं दिए जाते और आपसे काम भी करवा लिया जाता है, तो इस तरीके का जो मनुष्य का शोषण किया जाता है, इन सब चीजों के विरुद्ध कुछ अधिकार हमें दिए गए हैं। और जो अनुच्छेद 24 है, ये बेसिकली जो खतरनाक कारखाने होते हैं, जो बहुत ही खतरनाक एरियाज होते हैं, कारखाने होते हैं, कंपनीज होती हैं, जिनके अंदर बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगाता है। 14 से 15 एज तक की एज होती है कि इससे नीचे के बच्चों को कारखानों में काम करने की अनुमति नहीं होती है। यदि कोई ऐसा करता है तो उसे जेल हो सकती है। चौथा जो हमारा मौलिक अधिकार है, वो हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन या फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखो हर नागरिक को अपने धर्म को मानने की, उसका प्रचार प्रसार करने की, उसको पूरी तरीके से पालन करने की पूरी अधिकार दिया जाता है। आर्टिकल कौन से, आर्टिकल 25 में। ऐसी आर्टिकल 26 के अंदर जो धार्मिक संस्थान होते हैं, जैसे कि मस्जिद हो गए, गुरुद्वारे हो गए, मंदिर हुए, इन सब चीजों को चलाने की जो स्वतंत्रता है, वो भी दी जाती है आर्टिकल 26 के अंदर। ऐसे अनुच्छेद 27 के अंदर जो टैक्सेस हैं, उन्हें, इन धार्मिक संस्थानों को टैक्सों से मुक्ति दी जाती है, कि उन्हें टैक्स भरने की आवश्यकता नहीं है। अनुच्छेद 28 के अंदर शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा से संबंधित, देखो शैक्षिक संस्थान के जैसे कुछ पुराने टाइम पे गुरुकुल हुआ करते थे, इसी टाइम पे भी अगर प्रेजेंट में भी कोई अपने खुद के कुछ शैक्षिक संस्थान बनाना चाहता है, जिसमें वो धर्म से रिलेटेड अपनी चीजें पढ़ाना चाहता है, तो वो पढ़ा सकता है। इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता, क्योंकि आप भी मौलिक अधिकार हैगा। ठीक है, ऐसी पांचवा जो अधिकार है, वो है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर 30 तक, या फिर कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स। देखो यह अधिकार ना अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, संस्कृति, लिपि, इन सब चीजों को सुरक्षित रखने का। जैसे कि अल्पसंख्यक कौन होते हैं, अल्पसंख्यक वो होता है, वो वर्ग होता है जो कम लोग है। जैसे कि भारत के अंदर अल्पसंख्यक कौन हो गए, जैसे मुस्लिम, जैन, बुद्ध, ये सब अल्पसंख्यक हो गए। ईसाई, भारत के अंदर बहुसंख्यक हिंदू है, और उसके अलावा और जो है वो सब अल्पसंख्यक कहलाएंगे, क्योंकि इनकी जो आबादी है, इनकी जो जनसंख्या है, वो भारत के अंदर कम है। तो इन्हें अधिकार दिया जाता है कि अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को, लिपि को, इन सब चीजों को सुरक्षित रखने के लिए स्कूल्स अपने खुद के खोल सकते हैं, जिसमें अपनी धर्म से रिलेटेड, अपनी संस्कृति से रिलेटेड चीजों को पढ़ा सकते हैं। अनुच्छेद 30 में शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करने का इन्हें अधिकार दिया गया, वही कि अपनी शिक्षा से जुड़े संस्थान जो अपने स्कूल्स ये खोल सकते हैं। छठा है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 या फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। देखो आर्टिकल 32, देखो ये जो अनुच्छेद 32 है ना, इसे बी.आर. अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा भी कहा है। इसका ना बहुत महत्व है, क्योंकि इसके अंदर ना कुछ रिट होती है। रिट यदि मान लो कोई मौलिक अधिकार का कोई उल्लंघन हो रहा है, कोई हनन हो रहा है आपके मौलिक अधिकारों का, तो इन रिट के माध्यम से आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। जैसे कि देखो सर्वोच्च न्यायालय जो रिट जारी करता है ना, वो आपका आर्टिकल 32 जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसके जरिए करता है। ठीक है, और जो उच्च न्यायालय है, जो हाई कोर्ट है, वो जो रिट जारी करता है, वो आपका आर्टिकल 226 के जरिए करता है। ये चीज आप याद रख सकते हैं। देखो रेट ना बेसिकली जब आपका मौलिक अधिकारों को कोई हनन कर रहा है, आपके मौलिक अधिकारों का जब कोई आपसे छीन रहा है, या वो सही तरीके से पूरे नहीं हो पा रहे, तो ऐसे में आप इन आर्टिकल 32 के अंदर देखो 5 प्रकार की रेट दी गई है। उन रेट का प्रयोग कर कर अपने मौलिक अधिकारों का जो हनन हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, या फिर उनकी सुरक्षा जब वापस अपनी
प्राप्त कर सकते हैं। कौन कौन सी रिट्स होती है उनको याद रख लेना बस, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोबिएशन, क्वो वारंटो और सर्टियोरी। देखो एक और अधिकार हुआ करता था पहले, संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31। ये इस अधिकार को 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था, क्योंकि एक बहुत बड़ा केस हुआ था। उस केस के होने के बाद इस अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था और इसे एक नॉर्मल सा कानून, एक आम अधिकार बना दिया गया था। वर्तमान में यह एक नॉर्मल कानून है जिसे हम अनुच्छेद 301 के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, बस इतना नहीं था। अब जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जो डीपीएसपी है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखो भारत संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ना, वो मैंने आपको बताया ही था पहले वाले क्वेश्चन में कि आयरलैंड से लिए गए थे, जिन्हें भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेके 51 में रखा गया। ये मौलिक अधिकारों को लोकतंत्र का हिस्सा मानते हैं। यदि जो मौलिक अधिकार हैं, जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, वो अगर मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, तो जो नीति निर्देशक तत्व है ना, उन्हें भी हम सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के रूप में देख सकते हैं। मतलब ये बेसिकली समाज के सुधार के लिए लाए गए थे। जो गरीबों के, जो गरीब हैं, उन सबका भला इसके द्वारा ही किया जा सकता है। देखो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व है ना, वो एक दूसरे के बिल्कुल पूरक हैं। बिल्कुल एक दूसरे के पूरक क्यों है, अपोजिट क्यों है? देखो मौलिक अधिकारों का अगर कोई आपका हनन करता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, पर आपका कोई नीति निर्देशक का हनन करता है ना, तो आप ये नहीं कि आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे, नहीं जा सकते आप उसके लिए, क्योंकि ये न्यायिक नहीं है। चलिए वो पहला जो इसमें पॉइंट हुआ है सामाजिक आर्थिक तत्व या फिर सोशल इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स। देखो इनका जो उद्देश्य है, बीपीएसपी है जो राज्य की नीति से तत्व है, इनका जो बेसिकली कर्तव्य है, इसका एक क्या काम है, क्या यूजेस है, इसका सिंपली यूज है समाज के अंदर एक आर्थिक न्याय स्थापित करना, मतलब सबको इकोनॉमिकली इक्वल करना, बराबर करने की कोशिश करना, ताकि जो भारत है एक कल्याणकारी राज्य, एक वेलफेयर स्टेट बन सके। जैसे कि इसमें कुछ अनुच्छेद हमें दे रखे हैं। अनुच्छेद 38 में सामाजिक न्याय की बात की गई, जिसमें समाज में समानता और न्याय को बढ़ावा देने के लिए सरकार को बढ़ावा दिया गया है कि गवर्नमेंट जो है समाज के अंदर समानता स्थापित करे। ऐसी आर्टिकल 19 के अंदर समान अवसर, देखो मतलब इसमें ये कहा गया है कि पुरुषों को, महिलाओं को सभी कामों के अंदर समान अवसर दिए जाए और उनके काम के लिए उन्हें समान वेतन भी दिया जाए। ये नहीं कि एक सेम पोस्ट पर पुरुष को अलग पैसे मिलते हैं और महिलाओं को अलग पैसे मिलते हैं और जबकि वो है सेम पोस्ट पे, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी को समान अवसर और समान वेतन, समान संसाधन दिए जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटी उन्हें दी जाए, जिससे वो अपना विकास कर सके। ऐसी अनुच्छेद 41 के अंदर काम, शिक्षा और सहायता, देखो बेरोजगारी, वृद्धावस्था, विकलांगता आदि में सहायता के लिए इसमें प्रावधान दिया गया है। राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेशन इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज एंड डिसेबिलिटी। ऐसी आर्टिकल 42 में कार्य की स्थिति, देखो श्रमिकों को न्याय संगत और मानवीय कार्य परिस्थितियां देना, मातृत्व राहत। मतलब इससे पता क्या इसमें ये हुआ है कि सिंपली तो श्रमिक है, जो मजदूर है, उन्हें क्या होता है ना, उनसे बहुत काम करवाया जाता है, उन्हें सही वेतन नहीं दिया जाता, तो ऐसे में उनके लिए भी कुछ कानून, उनके लिए भी कुछ चीजें इस तरीके से बनाना ताकि उनको भी सही वेतन, उनके सही काम उन्हें मिल सके। अनुच्छेद 43 आजीविका, सरकार को रोजगार, देश के अंदर रोजगार को बढ़ावा देना, कैसे रोजगार यहाँ पे हो पाए, कैसे रोजगार यहाँ पे बढ़े, इस चीज को वहां पे प्रमोट करना। आर्टिकल 45 बाल शिक्षा, जिसमें 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त और फ्री शिक्षा को प्रमोट करना। ऐसी 47 न्यूट्रिशन एंड हेल्थ या फिर पोषण और स्वास्थ्य, तो जनसंख्या के पोषण स्तर और स्वास्थ्य में सुधार, नशीली वस्तुओं पर नियंत्रण। मतलब इसके अंदर बेसिकली ये कहा गया है कि जो नशीली वस्तुएं हैं, जो ड्रग्स हैं, जो गलत चीजें, उनको नियंत्रण में रखना, उनको कंट्रोल में रखना। अब ऐसी कुछ गांधीवादी तत्व भी हमें भी देखने को मिलते हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ये पूछ लिया जाता है। तो अनुच्छेद 40, इसमें ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 43 के अंदर कुटीर उद्योगों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 46 के अंदर पिछड़े वर्गों की हित के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 47 में शराब को निषेध, शराब पे प्रतिबंध लगाना चाहिए, जो और हानिकारक पदार्थ है उन पे भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। अनुच्छेद 48 में पशु संरक्षण के बारे में बताया गया है, जैसे मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है कि विलेज पंचायत, कॉटेज इंडस्ट्री, वेलफेयर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, एनिमल प्रोटेक्शन, इन सभी चीजों के बारे में इसके अंदर बताया गया है, या आप पढ़ सकते हैं। लास्ट है हमारा उत्तरवादी तत्व या फिर लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। देखो ये तत्व राजनीतिक, प्रशासनिक और अंतरराष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हैं। तो जैसे कि अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता, जो आज के टाइम पे एक थोड़ा सा अगर आप न्यूज देखते होंगे तो आज के टाइम पे समान नागरिक संहिता या फिर हम इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी भी कहते हैं, जो आपने न्यूज में भी इसके बारे में बहुत सुना ही होगा। आज के टाइम पे इससे थोड़ा विवाद भी चलता रहता है। ये है क्या? देखो इसके अंदर बेसिकली सभी लोगों के लिए एक समान कानून बनाने की बात की जाती है। ठीक है, ऐसी आर्टिकल 48A
पर्यावरण के संरक्षण के बारे में से बताया गया है। अनुच्छेद 49 के बेस राष्ट्रीय स्मारक, जो देश के ऐतिहासिक स्थल है, जो स्मारक है, उन सब चीजों का संरक्षण करना। ऐसे अनुच्छेद 50 के अंदर न्यायपालिका की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में बताया गया है। ये सब जो चीजें थी डीपीएसपी के बारे में थी। सरकार को इन सब चीजों को पूरा करने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता क्योंकि न्यायिक नहीं, आप इनको, अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो आप ये नहीं कि आप गवर्नमेंट, आप न्यायपालिका में जाओ और न्यायपालिका से कहो कि नहीं, सरकार ने ये काम नहीं करा, ये डीपीएसपी को फॉलो नहीं करा है, ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये जो चीज है ना न्यायिक नहीं है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के मध्य विवाद या फिर डिबेट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। देखो मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सिंपली एक तो ये चीज आपको देखने में पता लग गई है कि मौलिक अधिकार न्यायिक है, नीति निर्देशक तत्व न्यायिक नहीं है। मौलिक अधिकार को उल्लंघन करता है तो आप सीधे जाके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और रिट के बारे में मैंने आपको बताई था कि आर्टिकल 32 में 5 प्रकार की रिट है और ऐसे आर्टिकल 226 में उच्च न्यायालय के लिए रिट है जो उच्च न्यायालय जारी करता है। ठीक है, तो आप उन रिट के माध्यम से अपने मौलिक अधिकारों को आपका हनन करता है तो उसके द्वारा सुरक्षा पा सकते हैं। परंतु जो कोई नीति निर्देशक तत्व का अगर गवर्नमेंट पूरा नहीं करती है तो ऐसा नहीं कि आप सीधे कोर्ट पहुंच गए, नहीं जा सकते, आप नहीं कुछ कर सकते इसके लिए। अब इसके बारे में एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले न्यायिक प्रवर्तन बनाम नैतिक बाध्यता या फिर जुडिशियल एनफोर्समेंट वर्सेस मोरल ऑब्लिगेशन। देखो मौलिक अधिकार संविधान द्वारा गारंटी होता है, संविधान ने मौलिक अधिकारों के लिए गारंटी दी है और न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं, जिनका उल्लंघन होने पर नागरिकों को सीधे उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार प्राप्त है। इसके विपरीत जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ना, जो आपके डीपीएसपी है ना, इसके लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। ये राज्य को बस कहा गया है कि आप, आपकी इच्छा है, मतलब उनकी इच्छा है, वो करना चाहे तो करे, नहीं करना चाहे तो उसको कोई फोर्स नहीं कर सकता, उसको उसके करने के लिए वो आप बिल्कुल भी बाध्य नहीं है। सेकंड हमारा व्यक्तिवादी अधिकार बनाम सामाजिक कल्याण या फिर इंडिविजुअल राइट्स वर्सेस सोशल वेलफेयर। देखो मौलिक अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और जो गरिमा है इसकी रक्षा करता है, और वहीं जो डीपीएसपी है वो समाज के अंदर जो वंचित वर्ग, जो गरीब वर्ग, जो समाज से पिछड़े वर्ग, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उन सब चीजों को समान करने की कोशिश करता है। कई बार जब राज्य कल्याणकारी योजनाएं लागू करता है तो किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों से टकरा सकती है, तो ऐसे में कई बार डीपीएसपी के अंदर और मौलिक अधिकारों या फंडामेंटल राइट्स के अंदर विवाद भी देखने को मिलता है। थर्ड हमारी प्राथमिकता का संघर्ष या फिर प्रायोरिटी कॉन्फ्लिक्ट। देखो शुरुआती वर्ष में न्यायपालिका ने मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता दी, मतलब मौलिक अधिकारों को ज्यादा महत्व, इंपॉर्टेंस जो है वो दी गई थी। जैसे कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के केस था फेमस, के आपने इसके बारे में पढ़ाई होगा, कि इसमें कहा गया था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, लेकिन बाद में जब केशवानंद भारती केस हुआ 1973 में और जो मिनवा मिल्स मामला था 1980 में, इसमें संतुलन की बात है कि मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण है। और 1973 में जो केस हुआ था इसके बाद ही 1974 में 74 या 75 के आसपास संविधान की जो प्रिम्बल है उसके अंदर एक नया शब्द जोड़ा गया था जिसपे काफी विवाद चलता है, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ऐसी लोकतंत्र बनाम समाजवाद का द्वंद या फिर डेमोक्रेसी वर्सेस सोशलिज्म। देखो मौलिक अधिकार लोकतांत्रिक मूल्य को प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब जो लोकतांत्रिक मूल्य उनका जो सपोर्टिव है वो कौन सा है, मौलिक अधिकार। जैसे स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति और संपत्ति का अधिकार। हालांकि संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि जबकि जब डीपीएसपी समाजवाद की भावना को सुदृढ़ करता है, मतलब समाजवाद की जो भावना, समाज के सभी लोगों को विकास करने की वो बात करता है, जिसमें संसाधनों का समान वितरण करने की कोशिश करता है। इसलिए कई बार क्या होता है ना, जो आर्थिक सुधार में लोकतांत्रिक संस्थाओं की कटौती की जाती है, कई बार इसके अंदर हमें कटौती देखने को मिलती है। ऐसी समन्वय की आवश्यकता या फिर नीड फॉर हार्मोनाइजेशन। देखो आज न्यायपालिका ये मानती है कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी एक दूसरे के पूरक है, अपोजिट है, पर विरोधी नहीं है एक दूसरे के। IR कोयल केस 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान की मूल संरचना में दोनों का संतुलन निहित है। अंत न्याय का उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है जब दोनों को समन्वित रूप से लागू किया जाए, मतलब दोनों का समान महत्व थोड़ा थोड़ा हैगा। लास्ट में आप एक कंक्लूजन या निष्कर्ष और ऐड कर दीजिएगा, आपको क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से सिंपली बस इतना सा पूछा जा रहा है कि जो भाषा के आधार पर जो राज्य को गठन किया गया था, उन राज्यों को गठन करने में कौन कौन सी उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, उन चुनौतियों के बारे में बताना अपने इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से ही पूछा जा सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख भी रख रखा है। भारत में रियासतों के एकीकरण पर एक निबंध लिखे, भारत में भाषाई आधार पर पुनर्गठन पर निबंध लिखे। इस तरीके से क्वेश्चन ये अलग तरीके से घुमा फिरा के आपसे पूछ सकते हैं, पर आपको बताना वही है जो मैं इस क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। देखो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है ना, वो हमारा भाषा के आधार पर नए राज्य के गठन की मांग या फिर डिमांड फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट बेस्ड ऑन लैंग्वेज। देखो ब्रिटिश काल से ही देश के कई स्थानों पर भाषा आधारित नए राज्यों की मांग जो थी ना, वो की जाने लगी थी ब्रिटिश काल से, कि हमें एक अलग राज्य, एक अलग जगह बना, एक अलग जिला या फिर एक अलग राज्य बना दीजिए
हमारी भाषा के आधार पर। भाषा के आधार पर राज्य बनाने का जो पहला विचार था, वो किया गया था आपका 1917 में कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में, या फिर यहाँ पे मैंने लिख रखा है 1917 कांग्रेस सेशन इन कोलकाता। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो 1918 में लाए गए थे भारत के अंदर, इसके अंदर भारत में नए राज्यों को भाषा के आधार पर बनाने की जो सिफारिश थी, वो भी की गई थी। 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में इस पर दोबारा से विचार किया गया था। देखो, स्वतंत्रता आंदोलन के साथ भाषा के आधार पर नए राज्यों के जो गठन थे, इसकी मांग भी काफी ज्यादा जुड़ी हुई थी। मतलब बहुत सारे लोगों की ये मांग की जा रही थी कि हमें भाषा के आधार पर एक अलग अपना राज्य चाहिए। साउथ की तरफ भी ऐसा ज्यादा हो रहा था कि वो अलग राज्यों की मांग करे अपनी लैंग्वेज के बेस पर। इसीलिए स्वतंत्रता के बाद देश के कई हिस्सों में भाषा के आधार पर नए राज्य बनाने की जो मांग थी, वो भी काफी तेजी से उठने लगी थी। ऐसे की श्रेणी पढ़ते हैं हम कुछ। श्रेणी ए, इस वर्ग में असम, बिहार, मुंबई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब या यूनाइटेड त्रिवेशी और पश्चिम बंगाल शामिल थे। ऐसी श्रेणी बी, इसमें ब्रिटिश काल की शाही रियासतें थी, वो शामिल थी, जैसे कि हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, मैसूर, मध्य भारत, पटियाला और पूर्वी पंजाब। ऐसी श्रेणी सी, इसमें मध्य आकार की रियासतें थी, जैसे कि अजमेर, भोपाल, बिलासपुर। ऐसी श्रेणी थी, इसमें विशेष दर्जे वाले राज्य शामिल थे, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जैसे मैंने यहाँ पे भी इंग्लिश में लिखा है कि कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी। इस तरीके से राज्य जो थे ब्रिटिश काल में थोड़े से बटे हुए थे। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन या फिर फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। मतलब ये जो अब आयोग बनाया गया ना, इसमें बेसिकली राज्यों का जो पुनर्गठन किया जाना था, जो राज्यों को बनाया जाना था, वो किस तरीके से बनाया जाना था, इस चीज के लिए एक आयोग का गठन किया गया था। एक जाने माने सैनिक पोट्टी श्रीमलु ने 19 अक्टूबर 1952 को एक अनशन शुरू करा था। मतलब इन्होंने एक अनशन, एक भूख हड़ताल चालू करी थी 19 अक्टूबर 1952 को। यहाँ पे मैंने लिख रखा है 19 अक्टूबर 1952 में, ठीक है। और अनशन के 56वें दिन यानी कि 16 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो जाती है अनशन पे बैठे हुए, जिसे मद्रास के लोगों ने तेलुगु भाषी सीमा में हिंसा करने लगे। मतलब जो वहां के लोग थे, वो अपने उस जगह पे हिंसा फैलाने लगे और पूरे आंध्रा क्षेत्र में 3 दिनों तक लगातार दंगे, फसाद, हिंसा, हड़ताल, ये जो चीजें चलती रही। तो और पुलिस फायरिंग में कई लोग भी मर गए, जिसके कारण सरकार ने आंध्र प्रदेश का गठन करा। मतलब जो भाषा के आधार पर जो सबसे पहले जो राज्य बनाया गया था, वो था आपका आंध्र प्रदेश। और क्यों बनाया गया? क्योंकि सबसे पहले इन्होंने एक अपना अनशन चालू करा। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश बनाने के लिए सबसे पहली मांग इन्होंने ही करी थी, पर वो राज्य नहीं बन रहा था, तो इसके खिलाफ इन्होंने अनशन पर बैठे प्रदर्शन करा। जब इनकी मृत्यु हो जाती है, वहां पे बहुत सारा दंगा फसाद होता है। उसके बाद सरकार जो है ये फैसला लेती है और एक आंध्र प्रदेश नाम से राज्य की स्थापना कर देती है। अंततः 1 अक्टूबर 1953 को नए राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया गया और यहाँ भाषा आधारित पहला राज्य था। इसके बाद भाषा के आधार पर नए राज्य के निर्माण करने की जो मांगे थी, वो काफी तेजी से फैलती चली गई। और उसके बाद फिर गवर्नमेंट द्वारा एक कमीशन बनाई गई, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिसके हेड आपके फजल अली थे, जो भाषा के आधार पर या फिर राज्य के पुनर्गठन के लिए काम करता था। एक रिपोर्ट इनसे मांगी गई कि आप राज्यों का निर्माण किस तरीके से किया जाना चाहिए, वो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया था। देखो, अभी सबसे पहली जो पॉइंट है हमारा, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट अक्टूबर 1955 में, या स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन रिपोर्ट 1955। देखो, राज्य पुनर्गठन आयोग ने रिपोर्ट में भारत के राज्यों के गठन के लिए कई अहम सुझाव दिए थे। मतलब इसके अंदर उन्होंने भारत का जो राज्यों का निर्माण किया जाना है, वो किस तरीके से किया जाना है, इसके बारे में उन्होंने बताया था। और इस रिपोर्ट ने इन राज्यों के नाम, सीमा, मुख्य शहर, इन सब चीजों के बारे में इस रिपोर्ट के अंदर जो है बताया गया था। इस रिपोर्ट ने भारत को 14 राज्यों के अंदर बांटने की जो सिफारिश है, वो करी थी, जिसमें अवध, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, ये सब जो राज्य हैं, ये सब चीजें, ये सब शामिल थे। अंत इस आयोग ने असम को बिहार से अलग करके एक आदिवासी राज्य बनाने की जो मांग है, इसका भी विरोध करा था। संविधान में संशोधन करके इस आयोग के सुझावों को लागू किया गया और अंत में संसद ने नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित कर दिया और 6 केंद्र शासित प्रदेश में 14 राज्यों का निर्माण उन्होंने कर दिया था। अब इस जो अधिनियम था, जो आर्टिकल था, इसके अंदर कुछ प्रावधान थे, जैसे कि हैदराबाद रियासत को तेलंगाना क्षेत्र आंध्र प्रदेश में मिला दिया गया। जो हैदराबाद है वो आपको तेलंगाना के क्षेत्र आंध्र प्रदेश के अंदर शामिल कर दिया गया। एक नए राज्य केरल का निर्माण किया गया, जो तिरुवनंतपुरम कोचीन क्षेत्र में मद्रासी क्षेत्र का ही हिस्सा हुआ करता था। जैसे मुंबई, मद्रास, हैदराबाद व कुर्ग के कुछ कन्नड़ भाषी क्षेत्रों को मैसूर रियासत के अंदर ही
मिला दिया गया। मुंबई का फैलाव करके उससे उसमें कच्छ व सौराष्ट्र की रियासतों के साथ साथ हैदराबाद से रियासतों को भी मिला दिया गया। अब इन 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा निम्न राज्यों का गठन किया गया। मतलब ये जो कौन कौन से राज्य बनाए गए वो मैंने यहाँ पे लिख रखे गया, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अगला जो टॉपिक है हमारा भारत में राज्यों के पुनर्गठन के प्रमुख कारण या फिर मेजर रीजंस फॉर लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन। तो पहला हमारा पॉइंट है भाषाई आधार या फिर लिंग्विस्टिक बेसिस। वो स्वतंत्रता के बाद लोगों में ना ये मांग काफी तेजी से बढ़ती जा रही थी, या फिर लोग जो काफी डिमांड करने लगे थे कि हमें अपनी भाषा के अकॉर्डिंग, हमें अपनी भाषा के आधार पर एक अलग राज्य चाहिए। क्योंकि जो भाषा है ना वो व्यक्ति के कल्चर से, व्यक्ति की संस्कृति से, इन सब चीजों से जुड़ी होती है। इसलिए जो मांग है काफी तेजी से बढ़ती गई और एक व्यापक जन समर्थन, जो लोगों का समर्थन है वो भी इस मांग को मिलता गया। इसीलिए आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, क्योंकि तेलुगु भाषा के जो लोग थे इसका मांग कर रहे थे। इस उसके बाद भाषा के आधार पर और भी राज्यों का निर्माण जो है वो किया गया। सेकंड है प्रशासनिक सुविधा। देखो कुछ राज्यों का क्षेत्रफल बहुत बड़ा होता है, जैसे प्रशासन चलाना कठिन हो जाता है, तो इसलिए राज्यों को, देश को थोड़ा छोटे छोटे हिस्सों में बांट देने से क्या होता है, प्रशासन जो है सही तरीके से चल सकता है और इससे बेहतर तरीके से नियंत्रण, कंट्रोल जो है वो किया जा सकता है और उसका डेवलपमेंट, उसका विकास भी सही तरीके से किया जा सकता है। इसलिए पुनर्गठन करने से राज्य की जो सरकार है उनके लिए सेवा, संसाधन, इन सब कुछ चीजों का वितरण है वो भी आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कल्चरल रीजनल आइडेंटिटी या फिर सांस्कृतिक और क्षेत्रीय पहचान। तो कई क्षेत्रों में अलग संस्कृतियां, परंपराएं और जो रीति रिवाज है वो होती हैं, जो उस समय के बड़े राज्यों में दब जाते थे, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड की जनजातीय पर्वतीय पहचान को मान्यता देने के लिए नए राज्य बनाए गए। इससे इन क्षेत्रों की जो अपनी संस्कृति है इनको सही तरीके से इनका विकास हुआ, इनकी सही तरीके से इनका डेवलपमेंट हो पाया। ऐसी रीजनल इकोनॉमिक इम्बैलेंस, आर्थिक विकास के असमानता, तो वो कई बार बड़े राज्यों में कुछ क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़े रह जाते हैं, क्योंकि राज्य की योजना है जो समान रूप से पूरी तरीके से पूरे राज्य में तो लागू नहीं हो सकती है। इसलिए नए राज्य बनाने से पिछड़े जो क्षेत्र है उनको भी प्राथमिकता मिल सकती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है राजनीतिक दबाव और जन आंदोलन या फिर पॉलिटिकल प्रेशर एंड पब्लिक मूवमेंट्स। तो जो बहुत से राज्य होते हैं ना, उनके गठन में, उनके निर्माण में कभी कभार कुछ पब्लिक मूवमेंट्स या कुछ जन आंदोलन या फिर कुछ राजनीतिक जो पार्टियां होती है उनका कुछ प्रेशर भी शामिल होता है। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको तेलंगाना के बारे में बताई था, पर जो आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ था, वहाँ की जो जनता थी, जो वहाँ की पब्लिक थी, उनके द्वारा आंदोलन किया गया था। उनके द्वारा एक सरकार के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर बनाया गया था एक अलग राज्य बनाने के लिए। अगर वो आंदोलन ना करते तो शायद वो राज्य का निर्माण ना होता। तो ये जो जन आंदोलन, जो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है, इसके जरिए ही नए राज्यों का निर्माण किया गया। सिक्स्थ हमारा जो पॉइंट है वो है औपनिवेशिक विरासत की विसंगति। देखो जब भारत गुलाम हुआ करता था ना, उस टाइम पे भारत में कोई नॉर्मली राज्य नहीं हुआ करते थे। भारत में एक जो हिस्सा था वो बेसिकली पूरी तरीके से अंग्रेजों के अधीन था, एक जो हिस्सा था वो राजाओं महाराजा के द्वारा चलाया जाता था, पर उनपे भी अंग्रेजों का ही अधिकार हुआ करता था। तो इस तरीके से चीजें बटी हुई थी। पर जब भारत आजाद हो जाता है तो भारत को एक राज्यों में बांटा जाता है, राज्यों का निर्माण किया जाता है पूरे भारत को, जिससे क्या होता है कि पूरे देश के, पूरे भारत के सभी लोगों का जो विकास है वो सही तरीके से किया जा सकता है। क्योंकि अब पूरा एक ही देश पे सही एक ही जगह से शासन करने में बहुत सी कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ सकता है, पर उन हिस्सों को जब हम बांट देते हैं अलग अलग हिस्सों में और उन पे शासन करने के लिए अलग अलग लोगों को बैठाया जाता है, तो इससे क्या होता है, जब सभी को छोटे छोटे क्षेत्र मिल जाते हैं, छोटी छोटी जगह मिल जाती है, तो वो सही तरीके से उस हिस्से का विकास कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है भारत में राज्यों के भाषाई पुनर्गठन की चुनौतियां या फिर चैलेंजेस ऑफ लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन। देखो विभिन्न भाषाओं की एक ही भौगोलिक क्षेत्र में उपस्थिति या फिर मल्टीपल लैंग्वेजेस इन जियोग्राफी। तो कई क्षेत्र में एक से अधिक भाषाएं बोली जाती है। जैसे नॉर्मली आपके यहाँ पे भी होता है कि बहुत एक एरिया में रहते हैं, वहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हो, जैसे कि महाराष्ट्र में मराठी, उर्दू, गुजराती, हिंदी, ये और जो और भी लैंग्वेजेस वहाँ पे बोली जाती है। ये तो एक ही क्षेत्र में जो अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती है, ये तो नॉर्मली है। ठीक है, इससे ये तय करना कि किस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग या फिर किस लैंग्वेज को वहाँ पे प्राथमिकता दी जाए, ये तय करना जो है काफी मुश्किल हो गया। क्योंकि इससे क्या होगा कि अल्पसंख्यक जो होंगे वहाँ पे, कम जो एक लैंग्वेज को कम बोलने लोग होंगे, उनके हितों की वहाँ पे अनदेखी हो सकती है। जैसे कि वहाँ पे अब महाराष्ट्र में जाएंगे तो वहाँ पे मराठी बोलने वाले ज्यादा लोग होंगे, गुजरात में जाएंगे तो गुजराती बोलने वाले ज्यादा लोग होंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि वहाँ पे किस लैंग्वेज को ज्यादा महत्व दिया जाए, या फिर जो अल्पसंख्यक है उनकी लैंग्वेजेस को वहाँ पे अनदेखी की जाएगी। तो ये भी एक चुनौती साबित हुई। ऐसी भाषाई पहचान से जुड़े क्षेत्र, अस्मिता का संघर्ष या फिर रीजनल आइडेंटिटी स्ट्रगल्स। तो भाषा के आधार पर राज्यों का जो गठन है ना, उसने क्षेत्र, जब उस क्षेत्र की जो पहचान है, इस चीज को उन्होंने बढ़ावा दिया, जिससे क्या हुआ ना, अलगाववाद की जो भावना है, एक अपने ही देश से अलग होने की जो भावना है, वो खत्म हो गई।
इससे राष्ट्रीयता की जो एकता की जो राष्ट्र को जो एक करने की जो राष्ट्रीय एकता की जो भावना उसको बढ़ोतरी हमें देखने को मिलती है। कई बार ये असीमिता हिंसात्मक आंदोलन में भी बदल सकती है, जैसे तेलंगाना और गोरखा आंदोलन। फिर थर्ड हमारा सीमाओं के निर्धारण में जटिलताएं। देखो भाषाई आधारित सीमाएं तय करते समय यह भी तय करना कठिन था कि किस जिले उप क्षेत्र को किस राज्य में शामिल किया जाए। जैसे कि उदाहरण के लिए बेलगाम क्षेत्र को महाराष्ट्र या कर्नाटक में रखने का विवाद आज तक जारी है। इस राज्य के बीच जल संसाधन प्रशासनिक नियंत्रण को लेकर आज भी विवाद रहता है। ऐसी भाषा या अल्पसंख्यकों की सुरक्षा भाषा के आधार पर राज्य बनाने के बाद उन राज्यों में रहने वाले जो अन्य भाषा के जो समुदाय जो अन्य लोग हैं जो दूसरी भाषाएं बोलते हैं उनकी पहचान, उनकी शिक्षा, उनकी नौकरियों में हिस्सेदारी, इन सब चीजों को लेकर काफी असुरक्षा पैदा हो गई। ऐसी राजनीतिक हित और विरोधाभास या पॉलिटिकल इंटरेस्ट एंड कॉन्ट्रडिक्शन। देखो भाषाई पुनर्गठन के समय राजनीतिक दलों ने कई बार अपने लाभ के लिए मांगों का समर्थन और विरोध दोनों ही किया था। ये जो प्रक्रिया थी, ये जो प्रोसेस था आपका लोकतांत्रिक होने की बजाय एक राजनीतिक बनता जा रहा था। मतलब जिसमें राजनीतिक जो पार्टियां थी वो अपना लाभ जो है, अपना जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा निकाल रही थी। इससे जनता का जो वास्तविक हित था वो नहीं हो रहा था, बल्कि पॉलिटिकल जो पार्टियां हुआ करती थी उनका जो प्रॉफिट है वो फैल रहा था। ऐसी प्रशासनिक और आर्थिक असंतुलन की आशंका या फिर इकोनॉमिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इम्बैलेंस। देखो भाषाई आधार पर राज्यों के गठन से कई नई राज्यों को है ना जो आर्थिक संसाधन है, जो उन्हें विकसित जो डेवलप होने के लिए जिन चीजों की जरूरत है वो सही तरीके से ना नहीं मिल पाया। इससे क्या हुआ, इससे उस राज्य के विकास के अंदर काफी कमी हमें देखने को मिलती है। और वो जो राज्य है, वो जो क्षेत्र है वो केंद्र सरकार के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट बनता चला गया। ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। लास्ट पे निष्कर्ष या कंक्लूजन और ऐड कर दीजिएगा, आपका क्वेश्चन अगर पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमसे न्यायपालिका की जो शक्ति है ना और जो न्यायपालिका के कार्य हैं उसकी क्या शक्तियां हैं और वो किस तरीके से न्यायिक समीक्षा करती है, ये हमें समझाना अपने फोर्थ क्वेश्चन में। इसके साथ साथ जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों में किस तरीके से इम्पैक्ट डालती है, किस तरीके से एक प्रभाव डालती है, ये चीज समझानी है हमें अपने इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन अलग अलग तरीकों से पूछा जा सकता है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख भी रखे हैं। इंग्लिश में भी मैंने इधर ये क्वेश्चन लिख रखा है जिन जिन तरीकों से पूछा जा सकता है। सबसे पहला हमारा टॉपिक है न्यायपालिका या फिर ज्यूडिशरी। देखो न्यायपालिका राज्य की वह शाखा होती है या फिर वो ब्रांच होती है जो कानून की व्याख्या करती है, जो कानून को सही तरीके से देखती है कि कानून का कहीं उल्लंघन तो नहीं हो रहा। अगर उल्लंघन हो रहा होता है तो उसके लिए सजा वही देती है। उसके साथ साथ जो नागरिक के अधिकार है या जो भारत का संविधान है उसकी भी रक्षा यही करती है। देखो शासन करने की ना 3 शाखाएं होती हैं या फिर 3 ब्रांचेज होती है गवर्नमेंट की। एक होती है विधायिका, एक होती है कार्यपालिका, एक होती है न्यायपालिका। विधायिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो कानून को लागू करवाती है, न्यायपालिका जो कानून की समीक्षा करती है, जो देखती है कि कानून कहीं गलत तो नहीं है या फिर इस कानून से किस आम लोगों को कोई गलत इम्पैक्ट तो नहीं पड़ता। तो भारत के अंदर ना एकीकृत न्याय की व्यवस्था की गई है, यानी कि अनपेटिड जुडिशियल सिस्टम। ये जो व्यवस्था है ये अधिनियम 1935 से लिया गया है, जो कि अंग्रेजों के टाइम से लागू था। ये जो न्याय व्यवस्था होती है इसके ना सबसे ऊपर होता है एक हमारा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। उसके नीचे आता है हमारा हाई कोर्ट और उसके नीचे आता है हमारा अधीनस्थ कोर्ट या फिर जिला न्यायालय भी कह सकते हैं आप। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है अधीनस्थ न्यायालय या फिर एक जिला न्यायालय के रूप में हम उसे जान सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से न्यायपालिका है जो इसको हम पार्ट में बांट कर पढ़ते हैं और न्यायपालिका इसी तरीके से होती है। देखो न्यायपालिका जो होती है इसका काम क्या होता है, न्यायपालिका की जरूरत क्यों न्यायपालिका बनाई गई। देखो आपके देश में कुछ मान लेते हैं जैसे कि मौलिक अधिकार को एग्जाम्पल के रूप में लेके चलते हैं, ठीक है। मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो कहाँ पे जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, हाई कोर्ट के पास जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। इनसे कहेंगे कि गवर्नमेंट जो है हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है। तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट है वो उन लोगों को जो आपके अधिकारों का हनन कर रहे हैं, आपके अधिकारों को आपसे छीन रहे हैं, उनको सजा देगी। तो न्यायपालिका बेसिकली जो विवाद होते हैं कानून से संबंधित, जो लोगों के साथ अन्याय होता है उसके प्रति न्याय करती है। देखो न्यायपालिका को ना राजनीतिक जो दबाव है ना, जो पॉलिटिकल प्रेशर होता है उस चीज से फ्री रखा जाता है, उस चीज से मुक्त रखा जाता है। अंतर न्यायपालिका को विधायिका का तीसरा सदन भी कहते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा भारत में न्यायपालिका, जुडिशरी इन इंडिया। सबसे पहला है उच्चतम न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय का जो उद्घाटन है वो 28 जनवरी 1950 को किया गया था। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक उच्चतम न्यायालय की बात या फिर सर्वोच्च न्यायालय की बात की गई है कि उच्चतम न्यायालय का गठन किस तरीके से किया जाएगा, उसकी स्वतंत्रता के बारे में, उसके न्याय क्षेत्र के बारे में, उसकी शक्तियों के बारे में, उसकी प्रक्रिया के बारे में आदि इन सब चीजों के बारे में आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक में हमें बताया गया है। देखो उच्चतम न्यायालय जो ना सर्वोच्च न्यायालय ये सबसे बड़ी अदालत है।
जब हाई कोर्ट में हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम उसके बाद लास्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। अब उच्चतम न्यायालय का गठन या फिर कंपोजिशन, तो उच्चतम न्यायालय का जो गठन है ना, मुख्य न्यायाधीश द्वारा, मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों द्वारा होता है। अन्य न्यायाधीशों की संख्या अनुच्छेद 124 एक के अंदर बताई गई है। मूल उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या, जो न्यायाधीश होते हैं उच्चतम न्यायालय में, उसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 7 जो न्यायाधीश है वो और होते हैं। मतलब टोटल इसमें 8 न्यायाधीश होते हैं, जिसमें एक मेन होता है, बाकी 7 एडिशनल होते हैं। परंतु समय के अनुसार संविधान में संशोधन किए गए और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की जो संख्या है 2009 में 1+30 यानी कि 31 और 2019 में 1+33 अब 34 हो चुकी है। क्योंकि जो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं ना, उनको उनकी नियुक्ति कौन करता है, उनको अपॉइंट कौन करता है? राष्ट्रपति। जो भारत का राष्ट्रपति होगा वो चुनेगा कि भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन होगा। और इसके बाद मुख्य न्यायाधीश की सलाह के बाद, परामर्श के बाद, जो राष्ट्रपति होता है वो और न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है। अब न्यायाधीशों की योग्यता क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? देखो ये तो आपको पता ही होगा कि एक तो वो इंडिया का नागरिक होना चाहिए, किसी भी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 साल के लिए एक न्यायाधीश होना चाहिए, मतलब उसे कम से कम 5 साल के लिए एक किसी भी उच्च न्यायालय के अंदर न्यायाधीश की पद पर होना ही चाहिए। अथवा उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में मिलकर 10 वर्ष तक वकील होना चाहिए, यानी कि या तो फिर उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक उसने वकालत की हो, अथवा राष्ट्रपति के अनुसार सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए। अगर राष्ट्रपति किसी को बहुत एक पुरस्कार देते हैं न्यायवादी का, बहुत ही सम्मानित न्यायवादी का, अगर वो वे व्यक्ति है उसे भी न्यायाधीश बनाया जा सकता है। देखो उच्चतम न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोई एक न्यूनतम एज का उल्लेख संविधान के अंदर में नहीं मिलता है। अब उच्च न्यायालय के बारे में देखो, अब हम सबसे पहले हमने सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ा, उच्चतम न्यायालय के बारे में पढ़ा, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। अब उसके बाद आती है हमारी उच्च न्यायालय या फिर हाई कोर्ट्स। हमारा संविधान एक उच्च न्यायालय को राज्य विधायिका के ऊपर रखता है और भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक उच्च न्यायालय के बारे में हमें बताया गया है। अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, परंतु अनुच्छेद 231 के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की व्यवस्था भी है। मतलब देखो हर राज्य का वैसे तो एक उच्च न्यायालय होगा ही होगा, परंतु उसके साथ साथ 231 में ये भी बताया गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय भी प्रोवाइड कराया जा सकता है। ठीक है, वर्तमान समय में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं, 24 या फिर 25 है शायद से, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, 24 से 25 उच्च न्यायालय वर्तमान समय में। जैसे कि पंजाब और जो हरियाणा है उनके लिए एक ही उच्च न्यायालय है। दोनों राज्यों के जो मुकदमे हैं वो एक ही उच्च न्यायालय में सॉल्व किए जाते हैं। उच्च न्यायालयों का गठन, अब देखो राष्ट्रपति प्रत्येक उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या तय करते हैं। जो राष्ट्रपति है ना, वही न्यायाधीशों की बेसिकली नियुक्ति करता है, वही ये तय करता है कि कितनी संख्या होनी चाहिए उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की। इस प्रकार उच्च न्यायालय के लिए न्यायाधीशों की कोई न्यूनतम संख्या नहीं है, मतलब एक लिमिटेड संख्या नहीं है कि कितने न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे। उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, जो सीडीआई होता है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा राज्यपाल की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है। देखो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है और जो राज्यपाल है, इन दोनों की सलाह से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को चुना जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। सिर्फ इसमें तो नहीं था। अब जो सेकंड टॉपिक है ना हमारा, न्यायाधीशों के लिए योग्यता। अब इनके लिए क्या योग्यता होती है? देखो 217 के अंदर, आर्टिकल जो 217 इसके अंदर, वो भारत का नागरिक होना चाहिए और उसे भारत के न्यायिक कार्य में लगभग 10 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक वो वकील रह चुका हो। ये सब उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। अब ये अधीनस्थ न्यायालय, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, देखो जो न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीन आते हैं उन्हें अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। अभी हमने उच्च न्यायालय पढ़ा, इसी के अंदर में आती है हमारी अधीनस्थ न्यायालय। इसे हम सत्र न्यायालय या फिर जिला न्यायालय के नाम से भी जानते हैं। और जो इनके नाम होते हैं वो अन्य राज्यों के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, इनमें अलग अलग नाम हो सकते हैं। जब प्रत्येक जिले के अंदर कुछ विवाद होते हैं, हर जिले के कुछ ना कुछ तो मसले रहती है, उन मामलों को यही न्यायालय सॉल्व करती है। जिला न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय की सलाह से की जाती है। ठीक है, न्यायाधीशों की नियुक्ति कितने साल के लिए होती है? केवल 7 वर्षों तक। ऐसे में जो न्यायाधीश होते हैं उन्हें केवल 7 वर्ष तक सम्मानित वकील रहा हो अथवा संघ राज्य की सेवा में एक अधिकारी रहा हो, उसे न्यायाधीश बना दिया जाता है। अब भारत में न्यायपालिका की शक्तियां, पावर्स ऑफ जुडिशरी इन इंडिया। तो सबसे पहले जो इसकी पावर है, जो इसकी शक्ति, वो संविधान की व्याख्या करने की शक्ति या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। देखो संविधान की व्याख्या का मतलब है संविधान के अंदर क्या क्या चीजें में बताई गई है। जैसे कि हमें मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, डीपीएसपी दिए गए हैं, इसी और भी जो भी भिन्न भिन्न कानून है, अलग अलग कानून है, वो जो दिए गए। जैसे कि आपने मौलिक अधिकार पढ़े होंगे तो आपने इसमें पढ़ा होगा कि मौलिक अधिकारों में चेंजेस नहीं किए जा सकते, उसका जो मूल ढांचा है उसके अंदर संशोधन नहीं किया जा सकता है। ऐसे में अगर गवर्नमेंट कभी संशोधन करती है और ऐसा कहते हैं कि हम मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर रहे, चेंज नहीं कर रहे, तो इसकी व्याख्या कौन करेगा कि अगर इसकी व्याख्या कौन करेगा कि आप इसमें चेंजेस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं?
कौन बताएगा कि आप मूल ढांचे में चेंजेस करें नहीं करें? ये बताइए न्यायपालिका, क्योंकि न्यायपालिका को ही ये शक्ति है कि वही संविधान की ढंग से व्याख्या कर सकती है। वो जो बताएगी संविधान के अंदर कि ये हमें चीज दी गई है नहीं दी गई है, वही सही होगा। उसके जो भी आर्टिकल है, जो भी संविधान के अंदर प्रावधान दिए गए हैं, उसकी व्याख्या करने का जो अधिकार होता है, जो राइट होता है, वो होता है न्यायपालिका के पास। जब संविधान के किसी अनुच्छेद या प्रावधान में अस्पष्टता होती है कि समझ में नहीं आ रहा है कि ये प्रावधान का क्या मतलब निकलता है यहाँ पे, डीपीएसपी जैसे कि वो जरूरी नहीं है गवर्नमेंट को फॉलो करना, तो जरूरी क्यों नहीं है इसके बारे में कौन बताएगा? हमें न्यायपालिका बताएगी इसके बारे में। वही समझाते हैं कि किसी कानून का क्या मतलब है, क्या अर्थ है, अच्छी जो सही एक एक्सप्लेनेशन है वो हमें न्यायपालिका के थ्रू मिलती है। सेकंड जो है इसकी शक्ति वो है न्यायिक पुनर्अवलोकन या फिर जुडिशियल रिव्यू। देखो न्यायपालिका के पास ना एक ये भी अधिकार होता है कि जैसे संसद ने हमारे लिए कोई कानून बनाया लोगों के लिए, अगर वो कानून हमारे लिए सही नहीं है तो जो न्यायपालिका है वो उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। उस कानून को सरकार का ये विरोध कर सकते हैं कि आपने जो कानून बनाया है वो लोगों के लिए सही नहीं है और इसे रद्द कर सकती है। मतलब वो जो कानून बनाया गया उसकी पूरी तरीके से जांच पड़ताल करने का जो राइट है, जो अधिकार है, वो आपका न्यायपालिका के पास होता है। यदि कोई कानून संविधान के जो मूल सिद्धांत है, जो मौलिक चीजें उनके विरुद्ध पाया जाता है तो न्यायपालिका उसे तुरंत असंवैधानिक घोषित कर सकती है। ये जो शक्ति इसे संविधान देता है, कॉन्स्टिट्यूशन इसे ये अधिकार देता है। ऐसी मौलिक अधिकारों की रक्षा, देखो न्यायपालिका मौलिक जो अधिकार मैंने आपको गिनवाए थे 6 अधिकार, उन अधिकारों की रक्षा भी हमारी जो ये जो न्यायपालिका है यही कर दिया है। अनुच्छेद 32 और 226 के अंतर्गत रिट जारी करने की शक्ति। देखो अनुच्छेद 32 के अंदर हमें जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिट जारी करता है, अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट है वो रिट जारी करता है। रिट्स के बारे में मैंने आपको बताया था, ये हमारे मौलिक अधिकारों को भी हनन करता है, तो उसके अब उन रिटों के जरिए हम अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। ये रिटों के नाम मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, आप इन्हें पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, अगली हमारी न्यायिक सक्रियता या फिर जुडिशियल एक्टिविज्म। वो जो न्यायपालिका न्यायिक सक्रियता है ना, इसका मतलब है कि न्यायपालिका द्वारा उन कानूनों को उन मामलों में सक्रियता दिखाने की कोशिश करना जहाँ पे विधायिका द्वारा या कि जो कार्यपालिका है इनके द्वारा कोई चूक कर दी जाती है, इनके द्वारा सही तरीके से काम नहीं किया जाता है, तो वहां पे जो न्यायपालिका है वो सही तरीके से काम करती है और सही फैसले लेती है। बेसिकली ये जो जनहित याचिकाएं होती हैं, पीआईएल होती हैं, इन सब चीजों के संदर्भ में देखा जाता है। नेक्स्ट है हमारा विवादों का समाधान। देखो डिस्प्यूट रिसोल्यूशन, तो सिंपली बात है न्यायपालिका न्याय करने का काम करती है। जो हमारे देश में हमारे आसपास जो भी विवाद हो रहे हैं वो सब इसके अंदर उसका सोल्यूशन इसमें किया जाता है, विवादों का समाधान इसमें किया जाता है। दंड न्याय शक्ति, देखो पनिशमेंट देने का भी जो अधिकार है वो भी इसी के पास होता है। अगर कोई व्यक्ति गलत करता है उसे कोर्ट में लेके जाया करता है, जज होता है वो उसे सजा देता है, जैसा उसने अपराध किया होगा उसके अकॉर्डिंग उसे सजा दी जाती है। ऐसी विधि और कार्यपालिका की सीमाओं को निर्धारित करने की शक्ति, चेकिंग, लेजिस्लेटिव और एक्सिक्यूटिव में वो इनकी क्या सीमाएं हैं, इनकी क्या शक्ति है, इस चीज को भी निर्धारित करने का जो अधिकार होता है वो भी न्यायपालिका के पास होता है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि कार्यपालिका होती है, जो विधायिका होती है, वो कुछ ज्यादा ही अपनी शक्तियों का यूज कर समाज में कभी कभार गलत नियम, गलत कायदे कानून बनाने लगती है, तो इसको कंट्रोल में करने का भी जो अधिकार होता है वो भी इसके पास होता है। चुनावों की वैधता की जांच या फिर इलेक्शन डिस्प्यूट, देखो भारत में तो चुनाव आयोग चुनाव करवाता है, लेकिन यदि चुनाव की प्रक्रिया परिणाम में कोई आपत्ति होती है, मान लो इलेक्शन हुए, इलेक्शन में कुछ विवाद खड़ा होता है कि नहीं इलेक्शन सही तरीके से नहीं होता है, तो इस पे कौन फैसला सुनाएगा? इस पे फैसला न्यायपालिका सुनाएगी, और न्यायपालिका जो फैसला सुनाएगी वही फैसला अंतिम निर्णय माना जाएगा। विशेष रूप से संसद और विधानसभाओं के चुनावों में जुड़े जो विवाद होते हैं उस पर जो कार्रवाई होती है वो उच्च न्यायालय ही करता है। सलाहकार शक्ति, एडवाइजरी जुडिशन, देखो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह कानून के संबंध में किसी संवैधानिक विषय के संबंध में सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है और सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी राय दे सकता है। हालांकि यह जो राय है बाध्यकारी नहीं है, लेकिन इसके गंभीर प्रभाव होते हैं, नीति निर्धारण में सहायक होती है। मान लीजिए जो सलाहकार के रूप में न्यायपालिका को देखा जाता है, जैसे कि राष्ट्रपति को किसी मुद्दे पर, किसी टॉपिक पर कोई सलाह चाहिए कानूनी मुद्दे पर, तो वो न्यायपालिका से सलाह मांग सकता है। और न्यायपालिका के जो जज है, जो न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश, वो उन्हें उस चीज पर, उस टॉपिक पे सलाह दे सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यायिक पुनर्अवलोकन या फिर व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू। देखो न्यायिक पुनर्अवलोकन सिंपली या फिर जुडिशियल रिव्यू सिंपली ये है ना, जब विधायिका हमारी कुछ ऐसे कानून बना देती है, कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करवा देती है जो संविधान के अकॉर्डिंग संवैधानिक नहीं है, तो उन कानूनों की जो समीक्षा, उन कानूनों की जो जांच पड़ताल करती है उसी को हम न्याय पुनर्अवलोकन कहते हैं। उस जो कानून का दोबारा से जांच पड़ताल करना, अगर वो कानून संवैधानिक नहीं है तो उसे असंवैधानिक घोषित करना, उस कानून को पूरी तरीके से रद्द कर देना, अगर वो कानून लोगों के मूल अधिकारों में कुछ भी हस्तक्षेप करता है। तो भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे की सुरक्षा में न्यायिक पुनर्अवलोकन की भूमिका या फिर रोल इन प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। पहला हमारा संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करना या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल
सुप्रीमेंसी। देखो न्यायिक पुनर्वलोकन जो है ना, वो ये चीज भी सुनिश्चित करता है कि कोई भी कानून ऐसा नहीं बनाया जाएगा, कोई भी कानून इस तरीके का नहीं बनाया जा सकता जो संविधान की भावना को विरुद्ध हो। मतलब कोई भी हम कैसा कानून नहीं बना सकते जो संविधान के अंदर में चीजें बताई गई हैं उस चीज के विरुद्ध हो, उस चीज के अपोजिट हो। अगर ऐसा कोई कानून बनता है तो उस कानून को तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने में भी बहुत हेल्पफुल, बहुत सहायक होता है। ऐसी मौलिक अधिकारों की रक्षा, सेफ गार्डिंग फंडामेंटल राइट्स। तो यदि कोई कानून नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है ना, तो न्यायपालिका उसे तुरंत असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं, बिना किसी और की परमिशन की तुरंत उसे असंवैधानिक घोषित कर किया जा सकता है। मान लो कि ऐसा कानून बनता है जो आपकी स्वतंत्रता को, आपकी समानता को, इस चीज को अगर हल्का सा भी प्रभाव इस पर डालता है तो उस कानून को बिना किसी के हस्तक्षेप के तुरंत न्यायपालिका उसे रद्द कर सकती है। ऐसी बुनियादी संरचना सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। तो सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम केवल राज्य 1973 केस में यह निर्णय दिया कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन वह संविधान की बुनियादी ढांचे को नहीं बदल सकते। देखो बुनियादी ढांचे की जो डेफिनेशन है ना, इस डेफिनेशन के बारे में कि बुनियादी ढांचा आखिर में है क्या, वो भी हमें न्यायपालिका ही बताएगी कि क्या चीजें बुनियादी ढांचा है। तो ऐसे में संविधान के जो बुनियादी ढांचा, उन चीजों में चेंजेस नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र एवं कानून के शासन की सुरक्षा, डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ। देखो यह जो तंत्र है ना, ये जो न्यायपालिका, ये भी सुनिश्चित करते हैं कि सत्ता का दुरुपयोग ना हो। जो हमारी सरकार है, जो हमारी कार्यपालिका है, वो सत्ता का दुरुपयोग ना करे। सभी जो संस्थाएं हैं, जो भी कार्यपालिका, विधायिका, ये जो अलग अलग संस्थाएं हैं, ये सभी कानून के अंदर रहकर ही काम करे। इसीलिए इससे क्या होगा, एक लोकतंत्र शासन की जो प्रणाली है वो बनेगी। कार्यपालिका और विधायिका पर नियंत्रण। देखो न्यायिक पुनर्विलोकन में विधायिका और जो कार्यपालिका है, इसकी शक्ति और इसकी सीमाएं तय कर दी जाती है ताकि वो मनमाने ढंग से अपना काम ना करे, मतलब कुछ भी काम ना करने लग जाए, जिससे लोगों की स्वतंत्रता, समानता, इन सब चीजों में हल्का से भी हस्तक्षेप हो, और इससे शक्ति का संतुलन भी हमारा बना रहेगा। जैसे संवैधानिक नैतिकता की रक्षा, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी। देखो यह प्रणाली ये सुनिश्चित करती है कि संविधान की जो मूल भावना है, संविधान की जो बेसिक चीजें बताई गई है, जो न्याय है, जो स्वतंत्रता है, जो समानता है, जो बद्धता है, वो सब चीजें इसमें बनी रही, इसमें कोई छेड़छाड़ ना की जाए। लास्ट में निष्कर्ष, कंक्लूजन और लेगा, आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमारे 5वें क्वेश्चन के अंदर हमसे जो भारत की राजनीति है, उसके अंदर जाति का, धर्म का, इन सब की क्या भूमिका है, क्या इम्पैक्ट है, इन सब चीजों के बारे में बताना है अपने 5वें क्वेश्चन। मैंने इंग्लिश में यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखा है, आप पढ़ ही सकती है। ये क्वेश्चन और भी तरीकों से पूछा जा सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे नीचे लिख भी रखा है कि क्या आपको लगता है कि भारत में धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति, ऐसी राजनीति की जाती है, या फिर डू यू थिंक कास्ट पॉलिटिक्स इज एम्बेड विद रिलीजियस पॉलिटिक्स इन इंडिया। ये सब चीजें आपको समझानी है अपने इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन जितने तरीके से पूछा जा सकता तो मैंने यहाँ पे लिख ही रखा का। अब सबसे पहले हम समझेंगे सांप्रदायिकता का अर्थ। सांप्रदायिकता का अर्थ या फिर कम्युनलिज्म। तो सांप्रदायिकता एक संकीर्ण, मतलब एक छोटी सोच रखने वाला या फिर एक नैरो माइंड वाला व्यक्ति जो धर्म और संप्रदाय के नाम पर समाज के हितों के विरुद्ध केवल अपने धर्म के हितों का महत्व देता है। मतलब एक धर्म को, केवल अपने धर्म को महत्व देना, जो दूसरे का धर्म है, जो दूसरे का जाति, उस चीज को विरोध करना या फिर उस चीज का प्रति खराब बिहेवियर रखना। और जो दूसरे धर्म है और जो दूसरे रिलीजन है, उनके प्रति एक घृणा, एक द्वेष की भावना रखना, मतलब उनसे सही तरीके का बिहेवियर ना रखना। सांप्रदायिकता धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति, इन सभी के आधार पर की जा सकती है और विभिन्न समुदायों के बीच या विभिन्न लोगों के बीच में दुश्मनी की भावना को बढ़ावा देती है। जिससे जो लोग हैं वो अपने अपने धर्म को ज्यादा महत्व देते हैं और दूसरों के धर्म से घृणा करते हैं और आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। इसलिए जो सांप्रदायिकता होती है, सांप्रदायिक हिंसा, जिसे भी हम, आपने लोगों को सुना होगा कि सांप्रदायिक हिंसा फैल रही है, तो जो सांप्रदायिक हिंसा होती है समाज के अंदर हिंसा, दंगे, सामाजिक अस्थिरता, इन सब चीजों का कारण बनती है। देखो सांप्रदायिकता नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों पक्ष की होती है। सकारात्मक पक्ष किसी व्यक्ति द्वारा अपने समुदाय के उत्थान के लिए किए गए प्रयास, देखो क्या होता है, देखो। और वहीं दूसरी तरफ नकारात्मक पक्ष में दूसरे समूह के हितों को नजरअंदाज करके अपने स्वयं के हितों ही बुद्ध करना, अपना से अपना देखना, दूसरों के प्रति, दूसरों के धर्म, दूसरों का मान सम्मान, दूसरों के धर्म की चाहे महत्व, इन सब चीजों को भूल जाना कि अपने धर्म को महत्व देना, ये इसका एक नकारात्मक पक्ष होता है। ऐसी सांप्रदायिकता की समस्या युगों युगों से धरती पर विद्यमान है। देखो जो सांप्रदायिकता है, जो एक दूसरे के धर्म के प्रति घृणा, भावना, ये सब चीजें जो है ना, ये काफी पहले के टाइम से चलती आ रही है। जाति में ही अपनी लोगों से थोड़ा सा भेदभाव की भावना, अछूत, ये सब चीजें ना काफी पुराने समय से हमारे देश के अंदर, हमारे समाज के अंदर चलती आ रही है। किंतु जो आधुनिक भारत है, जो वर्तमान भारत है, इसके अंदर हिंदू, मुस्लिम और ईसाई के बीच संघर्ष जो है हमें कभी कभार देखने को मिलता है। भारत में सांप्रदायिकता के मुख्य कारण या प्रमुख कारक या की फैक्टर्स बिहाइंड कम्युनलिज्म इन इंडिया।
सबसे पहला है औपनिवेशिक नीति। देखो औपनिवेशिक का मतलब आपको पता ही होगा, हम जब उपनिवेश थे, अंग्रेजों के गुलाम थे, तो उसे उपनिवेश या कॉलोनियल टाइम पीरियड कहा जाता है। ऐसी औपनिवेशिक नीति, देखो ब्रिटिश शासन ने ना फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया था। फूट डालो राज करो का क्या मतलब, जैसे एक राजा ये है, एक राजा ये है, इस राजा के खिलाफ इस राजा को इस राजा के खिलाफ भड़का देना और इस राजा को इस राजा के खिलाफ भड़का देना। तो ये थी, आपस में इन दोनों को कूट डालो और जब ये दोनों आपस में लड़ मर जाए तो खुद इनके जो राज्य है, इनकी जो जगह है, इसके ऊपर शासन करो, इनके ऊपर अपना राज चलाओ। ऐसे में इन्होंने हमारे देश के अंदर ऐसी फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया, हमारे पूरे देश पर ऐसे ही इन्होंने कब्जा कर लिया। ऐसी हिंदू मुस्लिम के अंदर भी इन्होंने काफी दंगे, काफी इनके ऊपर फूट डालने की कोशिश करी थी, जिस चीज का इम्पैक्ट हमें आज भी देखने को मिलता है। उन्होंने, अंग्रेजों ने धार्मिक आधार पर अलग अलग वर्ग, अलग अलग मतदाता वर्ग बनाए, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को बढ़ावा, मतलब एक ही धर्म को, अलग अलग धर्मों को ज्यादा महत्व देने की कोशिश करी, एक विशेष धर्म को थोड़ा और महत्व देने की कोशिश करी, जिससे क्या होगी, दूसरे धर्म वाले लोग थे वो उससे चिढ़ जाए, उससे थोड़ा घृणा करे, और इनसे अंग्रेजों का ही पॉलिटिकल फायदा बढ़ रहा था। और इससे क्या हुआ, राजनीतिक आधार पर ध्रुवीकरण हो गया। ध्रुवीकरण का क्या मतलब हो गया, जो सत्ता थी, जो लोग थे, वो दो तरफ बंटते चले गए, एक तरफ हिंदू, एक तरफ मुस्लिम। सेकंड है हमारा ऐतिहासिक सांप्रदायिक टकराव या फिर हिस्टोरिकल कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स। देखो मुगल काल में मंदिर, मस्जिद विवाद, धार्मिक असहिष्णुता और युद्ध जैसी घटनाओं के बाद सांप्रदायिक जो तनाव है, इस चीज को एक औजार के रूप में अपनाया गया। लोगों के अंदर लोगों के अंदर तनाव लाने के लिए, लोगों के अंदर लड़ाई झगड़े फैलाने के लिए। और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी इन ऐतिहासिक घटनाओं को तोड़ मरोड़ कर दिखाने की कोशिश की गई, जिससे जो हिंदू है वो मुस्लिम से घृणा करे, जो मुस्लिम है वो हिंदुओं से घृणा करे, और ये लोग आपस में कभी एकजुट हो ही ना पाए। थर्ड है हमारा धार्मिक असहिष्णुता और कट्टरता या फिर रिलीजियस इंटॉलरेंस एंड फंडामेंटलिज्म। देखो जब किसी धर्म के अनुयायी अपने धर्म को श्रेष्ठ मानकर दूसरों की मान्यता का अपना अपमान करते हैं, जैसे हिंदू जो है वो हिंदू धर्म को बड़ा चढ़ाकर बताते हैं, ऐसी जो मुस्लिम है वो मुस्लिम धर्म को बड़ा चढ़ाकर बताते हैं। ये क्या होता है ना, आपस में अपने अपने धर्म को बड़ा चढ़ाकर बताते हैं, और इससे ये एक दूसरे के धर्म का सम्मान नहीं करते, जैसे कि हिंदू मुस्लिम का सम्मान नहीं करते, मुस्लिम जो है हिंदू का सम्मान नहीं करते। तो इससे क्या होता है ना, इससे आपस में जो लड़ाई झगड़ा है, जो भेदभाव है, वो सब चीजें बढ़ती है। और जो धार्मिक कट्टरता है, अपने धर्म को लेकर जो कट्टरपन है, ये भी सामाजिक विभाजन का एक गहरा, एक मेन कारण बनता जा रहा है। ये जो असहिष्णुता है, झगड़े हैं, जो लड़ाई झगड़े हैं, जो हिंसा है, इन सब चीजों का कारण भी यही कट्टरता बनती जा रही है। राजनीति का धर्म से गठजोड़ या फिर पॉलिटिकल रिलीजियस अलायंस। देखो राजनीतिक दल जो है ना, जो आजकल के राजनीतिक दल है, जो थोड़े पहले भी जो राजनीतिक दल हुआ करते थे, वो राजनीति के अंदर रिलीजियस को, धर्म को लेकर आते थे, बेसिकली अपनी वोट बैंक के लिए, वोट की राजनीति किया करते थे, धर्म के मुद्दों को राजनीति में लेकर आकर लाकर चुनाव में जाति, धर्म, इन सारे मुद्दों को निकाल कर, उबार कर, इन मुद्दों से समाज के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते थे, ताकि वो लोग, उन्हें ऐसा लगता था कि वो हमारे धर्म को सपोर्ट कर रहे हैं, वो हमारे धर्म को आगे लेके जाएंगे। और क्या करते थे लोग भी कि उन्हें भी ये लगता था कि हमारे धर्म को सपोर्ट करें, तो जिससे वो लोग उन्हें वोट दिया कर देते और वो पार्टी वहां पे जीत जा करती थी। तो उस समय में जो राजनीतिक पार्टियां हुआ करती थी, वो बेसिकली धर्म की राजनीति, धर्म को राजनीति में जोड़कर करती थी, जो आज के समय भी किया जाता है। फिफ्थ हमारा अल्पसंख्यकों की उपेक्षा एवं अलगाव की भावना या फिर माइनॉरिटीज जो है उनके प्रति अलगाव की भावना रखना। मतलब देखो माइनॉरिटीज कौन है, अल्पसंख्यक कौन है, अल्पसंख्यक वो तबका होता है, वो वर्ग होता है जो जिसकी जनसंख्या कम है। जैसे कि हमारे यहाँ हिंदू जो है वो बहुसंख्यक है, उसके बाद मुस्लिम आते हैं, मुस्लिम जो अल्पसंख्यक है, उसके बाद जो आते हैं वो अल्पसंख्यक है, जैसे बौद्ध, जैन, क्रिश्चियंस, ये सब अल्पसंख्यक वर्ग है। तो ऐसे में यदि अल्पसंख्यक की जो शिक्षा है, जो स्वास्थ्य है, उनके भी नौकरी में जो हिस्सेदारी है, जो राजनीति में उनका प्रतिनिधित्व है, इन सब चीजों का सम्मान किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो उनके भीतर भी जो एक असुरक्षा की भावना है वो बनने लगती है, और यही जो अलगाव की भावना बाद में एक सांप्रदायिक हिंसा का कारण बन सकती है। धार्मिक संगठनों की भूमिका, रोल ऑफ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। देखो कुछ कट्टर धार्मिक संगठन होते हैं जो अपने धर्म का प्रचार प्रसार और अपने धर्म का समर्थन खुले तौर पर करते हैं। वो चाहे किसी भी धर्म में हो, कुछ ना कुछ संगठन ऐसे होते ही है। ये संगठन भाषणों पर, पर्चों पर, ऑनलाइन माध्यमों से नफरत फैलाने की भी कोशिश करते हैं, समाज के लोगों को बांटने की कोशिश भी करते हैं। इससे समाज के जो लोग हैं उन पर भी इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ता है, जब वो देखते हैं कि ऐसे कुछ लोग हैं, ये समाज के अंदर धर्म के प्रचार प्रसार तो कर रहे हैं। अलगाव की भावना, लोगों के अंदर एक अलगाव लाने की, एक समाज के अंदर विभाजन करने की जो भूमिका होती है वो लोग निभा रहे होते हैं। ऐसी शिक्षा में सेक्युलर मूल्यों की कमी,
तो भारत की शिक्षा व्यवस्था में ना धर्मनिरपेक्षता, सहिष्णुता और जो संस्कृति की विविधता जैसे मूल्य हैं, इन पर पूरी तरीके से जोर, इनका पूरी तरीके से बल नहीं दिया जाता है। जैसे कि आपको धर्मनिरपेक्ष मतलब तो पता ही होगा कि सभी धर्मों का सम्मान, संरक्षण, सहिष्णुता, सभी का सम्मान, जो सांस्कृतिक विविधताएँ हैं, इन सब चीज़ों का इसके अंदर पूरी तरीके से हमारे शिक्षा व्यवस्था में पूरी तरीके से इन सब चीज़ों के बारे में नहीं बताया जाता है। तो ऐसे में स्कूलों के पाठ्यक्रम, जो सिलेबस है, इन सब चीज़ों के बारे में, इन सब टॉपिक्स के बारे में बताया जाना चाहिए। ऐसी मीडिया की भड़काऊ भूमिका, तो मीडिया भी जो है ना आजकल के टाइम पे समाज के अंदर, वो जो मीडिया जो होती है ना, वो चौथा स्तंभ होती है एक देश का। मीडिया की भूमिका भी एक देश के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो ऐसे मीडिया को एक सही तरीके से काम करना चाहिए। ये ना कि टीआरपी के लिए, मुनाफे के खातिर कुछ भी न्यूज़ बना के दिखाने लग जाए, जिससे समाज के अंदर एक सांप्रदायिकता है, जो हिंसा, वो फैल जाए। नेक्स्ट हमारा भारतीय राजनीति में जाति और धर्म, कास्ट एंड रिलीजन इन इंडियन पॉलिटिक्स। देखो राजनीति का ध्रुवीकरण या पॉलिटिकल पोलराइजेशन। देखो राजनीतिक दल जाति, धर्म को एक ऐसे उपकरण, ऐसे यंत्र के रूप में प्रयोग करने की कोशिश करते हैं, जिससे जो मतदाता हैं, जो वोटर्स हैं, वो विशिष्ट वर्गों में बँटकर वोट को सुनिश्चित करें। मतलब जो एक एक जो कम्युनिटी है, वो केवल अपने जो कम्युनिटी का जो नेता, उसे वोट करे, जो दूसरी कम्युनिटी है वो अपनी कम्युनिटी के नेता को वोट करे। इस तरीके से बाँटने की कोशिश करते हैं, बल्कि इसके बजाय हमें ऐसा करना चाहिए कि जो हमारा सच में भला कर रहा है, जो पार्टी, जो नेता हमारा जो सच में भला कर रहा है, हमें सबको मिलकर उसे वोट करना चाहिए, ना कि इस ये सोचकर कि हमारी कम्युनिटी का नेता है तो हमें इसे सपोर्ट करना, हमारी कम्युनिटी का नेता है तो हमें इसे सपोर्ट करना। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि जो हमारा सच में भला कर रहा है, हमें उसको वोट करने की कोशिश हमें करनी चाहिए। ये सामाजिक समरसता को कमजोर करता है, क्योंकि जो सांप्रदायिकता है, जो जातीय तनाव है, इससे ये सब चीजें बढ़ती हैं। चुनाव के लाभ की लालच में जो नेता होता है ना, वो विभाजनकारी बयान देते हैं, समाज के लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं। पर हमें अपने विवेक से काम करना चाहिए। वोट बैंक की राजनीति, देखो राजनीतिक दल जैसे कि वो राजनीतिक दल जाति, जैसे कि जाति, यादव, दलित, ये धार्मिक समुदाय जैसे कि मुस्लिम, सिख को एकजुट, अब सबको एकजुट में आगे अपने लिए एक स्थायी वोट बैंक बनाना चाहते हो, कि इन सब की जो जनसंख्या है, जैसे कि मुस्लिम्स की, सिख की, मुस्लिम की, किसी एरिया में अगर विशेष संख्या है, इनकी जनसंख्या ज़्यादा है किसी विशेष एरिया में, तो वो जो दल है, जो राजनीतिक दल है, वो वहाँ पर इस तरीके से बयान देगा, इस तरीके से इन लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, ताकि ये लोग उन्हें ही चुन ले। इसके लिए नीतियों में झुकाव उन वर्गों की तरफ होता है, मतलब जो नीतियाँ उस तरीके की बनाई जाती है कि इन लोगों का भला हो उस चीज़ों से, ताकि जो लोग हैं उन नेताओं के प्रति आकर्षित हो और उन नेताओं को चुने और वो नेता सत्ता में आ सके। इन समानता और निष्पक्ष पर आधारित शासन कमजोर पड़ता है। राजनीति को पहचान आधारित बना देता है, जिससे व्यापक जनहित के मुद्दे जो हैं वो सब पीछे छूट जाते हैं। नेक्स्ट हमारा तुष्टीकरण की राजनीति। तो कुछ दल अल्पसंख्यक जाति और धर्म को विशेष लाभ या योजनाएं देकर उनका समर्थन प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे कि वो जो अल्पसंख्यक समुदाय, उन्हीं के खातिर उन्हीं को विशेष रूप से महत्व ज्यादातर दिया जाता है, और जो एक दूसरा वर्ग, जो बहुसंख्यक वर्ग है, उसको ज्यादा उसकी लिए योजनाएं नहीं बनाई जाती है। ये अल्पकाल में राजनीतिक लाभ देता है, मतलब अल्पकाल मतलब कुछ समय के लिए तो ये राजनीतिक लाभ देता है, परंतु जब लंबे समय के लिए जो सामाजिक असंतुलन बनता है, क्योंकि एक हमने विशेष वर्ग को समर्थन दिया, विशेष वर्ग को महत्व दिया, इससे होता है जो दूसरा वर्ग है, जो एक बहुसंख्यक वर्ग है, वो पीछे छूट जाता है। इससे उस वर्ग के अंदर जो असंतोष है वो बढ़ने लगता है। इससे समाज में विशेष अधिकार बनाम समान अधिकार की बहस खड़ी होती है, जो समाज के अंदर एक हिंसा बना देती है। चुनावी रणनीतियों में उपयोग, देखो चुनाव में उम्मीदवारों का चयन अक्सर उनकी जाति, धार्मिक पहचान के अनुसार या अकॉर्डिंग इसके जरिए ही किया जाता है, ताकि स्थानीय जाति समीकरण साधे जा सके। जैसे कि विशेष मान लो कि पार्टी हो, एक एक जिले में किसी नेता को मान लो वहां पे से टिकट देना चाहते हैं कि यहाँ पे से आप चुनाव लड़े, तो वहां पे किस जाति का ज्यादा जनसंख्या है, उस हिसाब से वहां के उस जाति के नेता को ही वहां पे चुनाव या का टिकट दिया जाता है, ताकि वो वहां से अपनी जाति के लोगों को आकर्षित कर सके और अपनी जाति के लोगों को वहां से अपनी तरफ खींच सके, जिससे वो झांसी जीत सके। ऐसी सांस्कृतिक और धार्मिक प्रतीकों का राजनीतिक उपयोग, यूज ऑफ रिलीजियस सिंबल्स, तो राजनीतिक दल चुनाव प्रचार प्रसार में धार्मिक स्थलों, प्रतीकों, साधुओं, गुरुओं, इन सब का उपयोग करते हैं राजनीति में विजय पाने के लिए, जीत पाने के लिए। इससे क्या होता है ना, इससे धर्म की राजनीति घुसपैठी, इससे क्या होता है, धर्म की राजनीति है जो वो बढ़ने लगती है। मंदिर मस्जिद को मुद्दे बनाकर और जो असली समस्या, उन सब चीजों से ध्यान लोगों का हटाया जाता है, और धर्म पर लाकर बेसिकली जो ध्यान है लोगों का वो बढ़ा दिया जाता है, ताकि लोग जो है रिलीजियस मैटर में फोकस करो, जो रियल समस्या है, जो रियल प्रॉब्लम्स है, उनसे अपना ध्यान हटा ले। ऐसी संवैधानिक मूल्यों पर आघात, देखो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता, समानता, निष्पक्षता, इन सब चीजों की बात की गई है, परंतु जाति, धर्म, इन सब चीजों की राजनीति इन आदर्शों को कमजोर करती है, इन सब चीजों को कमजोर करती है। देखो हमारा देश में धर्मनिरपेक्ष देश है, समानता की बातें, निष्पक्षता की बातें, पर इसके बावजूद जो राजनीतिक दल है, वो राजनीति के अंदर धर्म
जाति, इन सब चीज़ों का मुद्दा उठाते हैं, जिससे कि जो आदर्श है हमारे संविधान के, वो सब इससे कमज़ोर पड़ते हैं। ऐसी वास्तविक मुद्दों से भटकाते को जाति, धर्म इन सब चीज़ों के द्वारा ना क्या किया जाता है, जो वास्तविक देश के जो मुद्दे हैं ना, उन सब चीज़ों से लोगों को भटकाया जाता है और जो एक दूसरे मुद्दे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, ताकि जो लोग रियल मुद्दे हमारे समाज के अंदर, हमारे देश के जो चल रहे हैं, उन मुद्दों से लोगों का ध्यान बटे और लोग फालतू के मुद्दों में इन्वॉल्व होते जाए। ऐसी सामाजिक विभाजन, असहिष्णुता या फिर सोशल डिवीजन एंड इंटॉलरेंस, देखो जब राजनीतिक संवाद जाति, धर्म पर केंद्रित हो जाता है, तो समाज में जो ध्रुवीकरण है, जो असहिष्णुता है, जो हिंसा है, ऐसी जो घटनाएँ है ना, वो बहुत बढ़ने लगती है। तो सामाजिक समूह एक दूसरे के विरोध बंद जो सामाजिक समूह है ना, जो अलग-अलग संप्रदाय के लोग या अलग-अलग समाज के लोग हैं, वो एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं और समाज में हिंसा पैदा होने लगती है। ये एक समावेशी और उदार समाज के लिए खतरा बनता है। उदार समाज कैसा, जो सभी की भावनाओं का सम्मान करता है। इससे नागरिक में असुरक्षा की भावना उत्पन्न होने लगती है, सामाजिक जो सद्भाव है, वो सब बिगड़ने लगता है। दीर्घकालीन में ये लोकतंत्र और राष्ट्र की एकता के लिए भी गंभीर चुनौती बन सकता है। लास्ट में निष्कर्ष या कंक्लूजन और ऐड कर दीजिएगा, आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमारे छठे क्वेश्चन में सैद्धांतिक दूरी और प्रासंगिक पंथनिरपेक्ष की जो अवधारणा है, वो भारतीय पंथनिरपेक्ष में विशिष्टता को दर्शाती है। इस कथन के बारे में हमें बताना है। बड़ी सिंपली मैं आपको समझाऊं तो इस क्वेश्चन में आपको पंथनिरपेक्ष, जिसे हम धर्मनिरपेक्ष के नाम से भी जानते हैं, इस चीज के बारे में ही हमें इसमें अपने इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है। उसकी क्या आलोचनात्मक मूल्यांकन है, उसकी जो आलोचना है, वो भी चीज हमें इसमें अपने अपने इस क्वेश्चन में करनी है। ये क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में भी यहाँ पे लिख रखा है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म या फिर धर्मनिरपेक्ष या फिर पंथनिरपेक्ष का अर्थ। देखो धर्मनिरपेक्ष जो होता है या फिर जो सेक्युलरिज्म होता है, इसका क्या मतलब होता है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता ही रखा है कि धर्मनिरपेक्ष होता है सभी धर्मों को सम्मान संरक्षण देना और किसी एक धर्म को ज्यादा महत्व ना देना, बल्कि सभी धर्मों को समान रूप से लेकर चलना। देखो धर्मनिरपेक्ष इस अवधारणा का जो प्रयोग है ना, सबसे पहले कहाँ पे किया गया था, यूरोप में किया गया था। बता, यूरोप में ही सेक्युलरिज्म शब्द जो है सबसे पहले आया था। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो राज्य और धर्म के बीच स्वतंत्रता पर जोर देता है। इसका मतलब है कि सरकार किसी भी धर्म को प्राथमिकता नहीं देगी। मतलब वही मैंने आपको जो बताया कि इस सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है या फिर देश जो है, उसका कोई एक धर्म नहीं होगा, बल्कि वो सभी धर्मों का समान संरक्षण करेगी, सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार रखेगी और सभी नागरिकों को उनके अलग अलग धर्मों के बावजूद उनको समान अधिकार जो है वो देगी। धर्मनिरपेक्ष का जो उद्देश्य होता है, वो क्या होता है, जो एम होता है, वो क्या होता है, नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करना और धार्मिक आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना। अब डेफिनेशन ऑफ सेक्युलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू ने धर्मनिरपेक्षता का जो अर्थ है, वो अधार्मिकता नहीं, बल्कि इसका अर्थ है सभी धर्मों की स्वतंत्रता और सहिष्णुता। ऐसी अलग अलग लोगों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दे रखी है, जिन्हें आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, आप ये डेफिनेशन से खुद पढ़ लीजिएगा, मैं आपको आगे की चीजें समझाता हूँ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है धर्मनिरपेक्षता के प्रमुख सिद्धांत, महत्व या फिर तत्व या फिर कोर प्रिंसिपल, इंपॉर्टेंस या एलिमेंट्स ऑफ सेक्युलरिज्म। देखो धर्मनिरपेक्षता, देखो धर्मनिरपेक्षता का जो मुख्य सिद्धांत यह है कि राजनीति और सरकार को धर्म से अलग होना चाहिए। मतलब जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, जो राजनीति है, उसे धर्म से अलग होना चाहिए। किसी एक धर्म के प्रति किसी राजनीतिक दल का, किसी सरकार का ज्यादा महत्व या सिर्फ ज्यादा झुकाव उसके प्रति नहीं नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ है कि इसका अर्थ है कि सरकार धार्मिक प्रथाओं या धार्मिक संप्रदायों को पसंद या अनुकरण नहीं कर सकती। ये नहीं कि किसी एक धर्म को काफी पसंद करते है, दूसरे धर्म से वो भी सरकार नफरत करती है, ऐसा नहीं कर सकती है, बल्कि सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण रखती हो। धार्मिक स्वतंत्रता या फिर रिलीजियस फ्रीडम, देखो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यह भी है कि धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी का होना। तो धार्मिक स्वतंत्रता है, सभी धर्मों को अपने धर्म को मानने की जो गारंटी है, वो भी धार्मिक या फिर धर्मनिरपेक्ष के अंदर आती है। यह समझा जाता है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की, उसकी पूजा पाठ करने की, इसके अनुसरण करने का पूरा पूरा अधिकार होता है। ऐसी सामाजिक समानता, देखो धर्मनिरपेक्षता के अंदर ना धार्मिक समानता को प्रोत्साहित तो करती करता है, समाज के अंदर भी सभी धर्मों को समान लाने की कोशिश में की जाती है। इसका जो मेन मोटिव होता है, जो मेन उद्देश्य होता है, वो सामाजिक जो भेदभाव है, इसके खिलाफ आवाज उठाना, इसके खिलाफ जागरूकता फैलाना होता है। सरकारी हस्तक्षेप से बचाव या प्रोटेक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। देखो धर्मनिरपेक्षता अर्थात सरकार को किसी भी धार्मिक संस्थान या संप्रदायों के विषय में निष्पक्ष रहना चाहिए। मतलब ये नहीं कि किसी, अगर वो सरकार है, वो किसी एक विशेष धर्म से संबंध रखती है, उसी धर्म का सपोर्ट करे, नहीं, बल्कि जो दूसरा धर्म है, उसका भी उसे समान संरक्षण करना चाहिए।
ऐसी न्याय और संरक्षण देखो धर्मनिरपेक्षता का उद्देश्य भी है कि सभी नागरिकों को न्याय और संरक्षण मिलना चाहिए। चाहे अन्याय जो उत्पीड़न है उसके खिलाफ सरकार के जो नेता है उन्हें आवाज उठानी चाहिए। जो धर्मनिरपेक्षता सरकारी जो निर्णय में धार्मिक अनुसरण से बचाव करती है, तो न्याय और संरक्षण जो न्याय है, जो संरक्षण है, वो सभी धर्मों को समान रूप से मिलना चाहिए। ये नहीं कि किसी एक ही धर्म के लोगों को न्याय और संरक्षण है जो सरकार को मिल रहा है, नहीं, बल्कि सभी धर्म के लोगों को सम्मान, संरक्षण, सम्मान, न्याय मिलना चाहिए। इसी सामाजिक एकता और शांति, सोशल यूनिटी एंड पीस। देखो धर्मनिरपेक्षता समाज में विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच शांति और सह अस्तित्व को बढ़ावा देती है। ये धार्मिक संघर्षों को कम करने में मदद करती है और सामाजिक एकता को स्थापित करने की भी काम करती है। ऐसी लोकतंत्र और समानता या फिर डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी। देखो धर्मनिरपेक्षता लोकतंत्र के महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है, जो अलग अलग सिद्धांत है, उन सब को एक करने की कोशिश करती है। ये सभी नागरिकों के साथ समानता का व्यवहार करने की कोशिश करती है। ऐसी आधुनिक और प्रगति, मॉडर्निटी एंड प्रोग्रेस, तो धर्मनिरपेक्षता के अंदर जो वैज्ञानिक सोच है इस चीज को बढ़ावा दिया जाता है। ये अंधविश्वास, धार्मिक कट्टरता, इन सब चीजों को कम करने की कोशिश करती है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो हमारा भारत में पंथनिरपेक्ष या फिर धर्मनिरपेक्ष से जुड़ी जो बहसें हैं, डिबेट्स अराउंड सेक्युलरिज्म इन इंडिया। भारतीय बनाम पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की बहस या फिर इंडिया वर्सेस वेस्टर्न सेक्युलरिज्म। क्योंकि भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव के रूप में माना जाता है, मतलब सभी धर्मों का सम्मान। यहाँ जहाँ राज्य सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार रखता है, जबकि जो पश्चिम मॉडल है यहाँ पे धर्मों के बीच स्पष्ट दूरी होती है। जैसे अमेरिका, इस पर बहस होती रही है कि क्या भारतीय संदर्भ में धार्मिक सहअस्तित्व को बढ़ावा देना अधिक व्यवहारिक है या धर्म और राज्य को पूरी तरीके से अलग रहना चाहिए। मतलब ये बेसिकली जैसे जो पश्चिमी देश है, जो पश्चिमी मॉडल है, वहां पे धर्म को राज्य से बिल्कुल अलग रखा जाता है और यही हमारे यहाँ सरकार द्वारा सभी धर्मों को समान संरक्षण देने की बात की जाती है। सर्वधर्म संभव। ऐसी राज्यों की तटस्थता बनाम धर्म की साथ संलग्नता या फिर स्टेक नेरलिटी वर्सेस रिलीजियस एंगेजमेंट। देखो भारतीय संविधान धर्म के मामले में राज्य को तटस्थ बनाए रखने की बात करता है, मतलब कि धर्म के मुद्दों पर बेसिकली राज्य गवर्नमेंट को ज्यादा बोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन व्यवहार में राज्य धार्मिक आयोजनों में भाग लेता है या निधि भी देता है, जैसे कांवड़ यात्रा या हज की सब्सिडी या जो रिलीजियस चीजों को जो टैक्स फ्री रखा जाता है। आपको पता ही होगा, है ना। तो ऐसे में जो राज्य है वो धार्मिक चीजों में भाग तो लेता है। इससे यह बहस उठती है कि क्या ये धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा के विरुद्ध है। ये जो चीज की जा रही है क्या ये धर्मनिरपेक्ष के विरुद्ध है? पर नहीं, क्योंकि ये जो चीजें है ना ये हर धर्म के लिए की जाती है। ये नहीं कि किसी विशेष धर्म के लिए कांवड़ यात्रा, नहीं, हमारे लिए भी की जाती है। तो ऐसी जो मुस्लिम्स है उनके लिए भी कुछ ना कुछ किया जाता है, ऐसी जो और धर्म के लोग हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ किया ही जाता है। तो ऐसे में सभी धर्मों के लिए कुछ ना कुछ ऐसी अच्छी चीजें की जाती है। अल्पसंख्यकों के अधिकार बनाम तुष्टीकरण की बहस। देखो धर्मनिरपेक्षता के नाम पे अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार जैसे मदरसे चलाने की स्वायत्ता दी जाती है। आलोचकों का जो आलोचक है, जो इसकी आलोचना करते हैं, उनका कहना है कि यह तुष्टीकरण है, जबकि समर्थकों का तर्क है कि ये संस्कृति अधिकारों की रक्षा है। जैसे कि कुछ मानते हैं कि नहीं, उन्हें क्यों अधिकार दिया जाता है ये मदरसे चलाने का, और जबकि कुछ मानते हैं कि नहीं, ये क्योंकि उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उन सब चीजों को बचाने के लिए उन्हें इन्हें अधिकार जो है देने चाहिए। ये जो बहस है धर्मनिरपेक्षता के न्यायपूर्ण तटस्थता बनाम समान नागरिकता के सिद्धांत को लेकर चलती है। ऐसी व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता बनाम समान नागरिक संहिता यूसीसी। जीसीसी के बारे में आपने आज के टाइम में भी सुना होगा। इस पे आजकल बहुत बहस चलती ही रहती है। देखो धर्मनिरपेक्ष भारत में नागरिकों को धार्मिक परंपराओं के अनुसार निजी कानूनों को पालन करने का अधिकार है। जैसे कुछ हर धर्म में कुछ ना कुछ निजी कानून होते हैं, जैसे मुस्लिम में कुछ कानून होते हैं, हिंदुओं में कुछ कानून होते हैं, तो उन कानूनों को ही मानते हैं और हमारी गवर्नमेंट इन्हें पालन करने का भी अधिकार देती है। परंतु समान नागरिक संहिता जो यूसीसी है, इसमें यह मांग उठाई जाती है कि सभी भारत के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी धर्म है, सभी के लिए एक ही कानून बना देना चाहिए और सभी को उसी कानून के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। ऐसी राजनीतिक दलों द्वारा धर्म का प्रयोग या रिलीजन इन पॉलिटिक्स। देखो राजनीतिक दल जो है धर्म का यूज, रिलीजियस का यूज अपनी राजनीति के अंदर तो करते ही करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि वो उससे अपने कुछ फायदा उठाएं, कुछ इससे करते हैं। ऐसी न्यायपालिका की भूमिका और धर्मनिरपेक्षता की रक्षा, जुडिशरी एंड प्रोटेक्शन ऑफ सेक्युलरिज्म। देखो भारतीय न्यायपालिका ने समय समय पर धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या की, जैसे शाहबानो केस, सबरीमाला केस, हिजाब विवाद। इन फैसलों से यह बहस उठती है कि क्या न्यायपालिका धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध जाकर धर्मनिरपेक्षता को थोप रही है? नहीं, क्योंकि न्यायपालिका को यह अधिकार है कि वो जो कानून से रिलेटेड जो वर्ड है, जो अगर देश में कुछ मुद्दे होते हैं तो उनके ऊपर अपनी व्याख्या करने का जो अधिकार है वो किसे दिया गया है? न्यायपालिका को दिया गया है। साथ में हमारा धर्मनिरपेक्षता बनाम संस्कृति राष्ट्रवाद की बहस या फिर सेक्युलरिज्म वर्सेस कल्चरल नेशनलिज्म। देखो भारत में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को कई बार
भारतीय या फिर हिंदू संस्कृति के विरोध के रूप में देखा जाता है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के समर्थक मानते हैं कि भारत की जो संस्कृति है उसकी जो पहचान है वो मूलतः हिंदू सभ्यता से जुड़ी है, जबकि जो धर्मनिरपेक्षता के समर्थक है इससे बहुलतावादी की वजह से देखें, मतलब इसमें हिंदू, मुस्लिम, बुद्ध, सिख, ईसाई, जैन सबका योगदान रहा है। यह एक राष्ट्रीय पहचान और धार्मिक विविधता के बीच संतुलन को लेकर चलती है। ऐसी शिक्षा प्रणाली धर्मनिरपेक्षता, देखो सरकारी स्कूलों में पाठ्यक्रम में धार्मिक शिक्षाओं की भूमिका को लेकर लगातार बहस होती रही कि क्या प्राचीन ग्रंथों, धार्मिक प्रतीकों, इन सब चीजों को सिलेबस के अंदर जोड़ना चाहिए या नहीं जोड़ना चाहिए। क्या ये जोड़ना धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध होगा, क्या उसका उल्लंघन करेगा? ये सांस्कृतिक ज्ञान का हिस्सा है। इस बहस में शिक्षा के माध्यम से विचारों का धार्मिक रूपांतरण बना मूल्यों आधारित शिक्षा का टकराव जो है वो हमें देखने को मिलता है। बस ये लास्ट में आप निष्कर्ष या कंक्लूजन और ऐड कर दीजिएगा, आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमारा जो 9वां क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में हमें अलग-अलग 3 टॉपिक्स दे रखे हैं। टॉपिक्स पे टिप्पणी लिखनी है या फिर एक शॉर्ट नोट लिखना है। इन तीनों टॉपिकों को हम अच्छे से समझेंगे। और सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो है मुख्यमंत्री की शक्तियां, फिर पावर्स ऑफ द चीफ मिनिस्टर। देखो मुख्यमंत्री जो होता है ना, किसी राज्य की कार्यपालिका जो होती है, किसी राज्य की जो एग्जीक्यूटिव होती है उसका हेड होता है। मतलब एक स्टेट है, उस स्टेट का हेड जो होता है उसे हम मुख्यमंत्री कहते हैं। जैसे कि आप जिस भी राज्य में रहते हैं, जैसे अभी यूपी में रहते हैं तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। दिल्ली में रहती है तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी है। इस तरह की जो अलग-अलग स्टेट होते हैं उनका जो हेड होता है उसे हम उसका मुख्यमंत्री कहते हैं। देखो भारत की जो संघीय ढांचा है ना, उसके अंदर राज्यपाल को एक राज्य का संवैधानिक प्रमुख माना जाता है, पर जो प्रशासन चलाता है, जो वास्तविक नेतृत्व करता है एक राज्य का, वो वहां का मुख्यमंत्री ही करता है। एक्चुअल लीडरशिप ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन लाइज विद द चीफ मिनिस्टर। देखो मुख्यमंत्री की शक्तियाँ जो होती है ना बहुत व्यापक होती हैं, बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि उसकी प्रशासन के क्षेत्र में उसकी शक्तियाँ होंगी, उसकी विधायिका के क्षेत्र में, वित्तीय क्षेत्र में, नीतिगत क्षेत्र में और केंद्र सरकार से भी जुड़ी कुछ उसके पास शक्तियाँ होती हैं। उन अलग-अलग शक्तियों को हम एक-एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है कार्यपालिका शक्तियाँ या फिर एग्जीक्यूटिव पावर्स। देखो मुख्यमंत्री की सबसे प्रमुख और व्यापक शक्तियों कार्यपालिका क्षेत्र में होती है। जो कार्यपालिका होती है, जो पुलिस होती है, जो अलग-अलग विभाग होते हैं, उनसे रिलेटेड जो शक्तियाँ होती है ना, ये उसकी सबसे मेन शक्ति होती है। राज्य सरकार के सभी प्रशासनिक कार्य मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन, मुख्यमंत्री के गाइडेंस के अंदर ही होते हैं। सबसे पहली जो है मंत्रिपरिषद का गठन और नियंत्रण है, फॉर्मेशन एंड कंट्रोल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखो मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद का नेता होता है। जो मंत्रिपरिषद होती है, जो पार्टी जीतती है, उसकी जो भी मंत्रिपरिषद होती है, उसका जो हेड होता है, जो नेता होता है, वो मुख्यमंत्री होता है। वह राज्यपाल को यह सलाह देता है कि किन किन विधायकों को मंत्री बनाया जाए। जो मंत्री होता है वही राज्यपाल को सलाह देगा, वही बताएगा कि इस नेता को विधायक बनाया जाए, इस विधायक को मंत्री बनाया जाए, ना बनाया जाए। ये जो सलाह है राज्यपाल को कौन देता है? आपका मुख्यमंत्री देता है। यद्यपि राज्यपाल मंत्रियों को नियुक्ति करता है, लेकिन यह पूरी तरह से मुख्यमंत्री की सिफारिश पर ही आधारित होती है। यदि किसी मंत्री का कार्य असंतोषजनक होता है तो मुख्यमंत्री इसे हटाने की सिफारिश भी कर सकता है। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट हमारा विभागों का वितरण, अलोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट। देखो विभाग क्या होता है, जैसे कि हेल्थ डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, एजुकेशन से रिलेटेड डिपार्टमेंट होता है। जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं ना, इन सबका वितरण किया जाता है। मतलब एक नेता को दिया जाता है कि आप इस विभाग को संभाले, आप इस विभाग को संभाले। तो विभागों का जो वितरण होता है वो भी मुख्यमंत्री ही तय करता है कि किस नेता को कौन सा विभाग सौंपा जाएगा। प्रशासनिक नियंत्रण या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। देखो राज्य के सभी प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी जैसे मुख्य सचिव हो गया, गृह सचिव हो गया, पुलिस महानिदेशक हो गया, ये सब मुख्यमंत्री के अंतर्गत ही कार्य करते हैं। जो एक मुख्यमंत्री होता है, एक सीएम होता है, उसी के अंदर ये सारे जो बड़े-बड़े अधिकारी हैं, पुलिस से रिलेटेड या गृह सचिव, मुख्य सचिव, ये सब इसी के अंदर मुख्यमंत्री के अंदर ही काम करते रहे। अपनी सारी इंफॉर्मेशन मुख्यमंत्री को ही सौंपते हैंगे। मुख्यमंत्री जो है वो समय-समय पर अधिकारियों के साथ बैठक करके प्रशासन के अंदर क्या चल रहा है, प्रशासन की समीक्षा भी कर सकता है। ऐसी राज्यपाल के साथ संबंध, रिलेशन विद गवर्नर, तो मुख्यमंत्री राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के निर्णयों की जानकारी देता है। वह राज्यपाल से नियमित संपर्क में रहता है। जो राज्यपाल होता है एक स्टेट का, उससे हमेशा मुख्यमंत्री कनेक्ट रहता है और अपने मंत्रिपरिषद की जो निर्णय है, मंत्रिपरिषद की जो डिसीजन है, उनकी जानकारी वो देता रहता है। यदि किसी मामले में राज्यपाल की सहमति आवश्यक होती है तो मुख्यमंत्री की सिफारिश ही निर्णायक मानी जाती है। ये तो हमने इसकी कार्यपालिका शक्ति पढ़ ली। अब जो इसकी विधेयी शक्तियाँ, लेजिस्लेटिव पावर्स या विधेयी शक्तियाँ। देखो मुख्यमंत्री की विधेयी शक्तियाँ राज्य की नीति निर्माण, जो कानून बनाए जाते हैं, जो नीति निर्माण होते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट होती है। जो मुख्यमंत्री होता है वो जो राज्य की विधानसभाएं होती हैं, उसका नेता जो होता है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री ही होता है और विधि गतिविधियों का संचालन भी वो करता है। जैसे कि विधानसभा का नेतृत्व, देखो मुख्यमंत्री विधानमंडल या फिर जो विधानसभा होती है में सरकार का प्रमुख नेता या फिर प्रवक्ता होता है। वह सदन में सरकार की नीतियों के बारे में, सरकार का क्या क्या दृष्टिकोण है, क्या कानून बनाए जाने चाहिए, उन सब पर
बहस करता है। विधेयकों की प्रस्तुति पारित कराना, प्रेजेंटेशन द पैसेज ऑफ बिल्स, जो बिल होते हैं, जो विधेयक होते हैं, उनको पारित करवाना, उनके बारे में बताना भी किसका काम होता है? एक मुख्यमंत्री का, कि क्या कानून बनाए जाने हैं, क्या योजनाएं लेकर आई जानी है, इन सब के बारे में जानकारी है वो भी मुख्यमंत्री ही सभा के अंदर, जो विधानसभा होती है उसके अंदर, उन सब चीजों के बारे में बताता है। ऐसी विश्वास और मत और अविश्वास मत, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड नोट नो कॉन्फिडेंस मोशन, देखो मुख्यमंत्री को बहुमत सिद्ध करना होता है। यदि विधानसभा में सरकार पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो मुख्यमंत्री को समर्थन प्राप्त करने हेतु प्रभावी नेतृत्व देना होता है। यदि अब बहुमत खो देता है तो उसे त्याग पत्र देना होता है। देखो मुख्यमंत्री के खिलाफ यदि अविश्वास पत्र लेकर आया जाता है और यदि बहुमत खो देता है तो मुख्यमंत्री और उसकी पूरी पार्टी को इस्तीफा देना पड़ जाता है। ऐसी विधानसभा भंग करने की सिफारिश, देखो विधानसभा भंग करने की जो सिफारिश है वो भी मुख्यमंत्री करता है। किससे? राज्यपाल से वो सिफारिश करता है कि विधानसभा भंग कर दी जाए। राज्यपाल फिर उस सिफारिश को मानकर विधानसभा को भंग कर सकता है। ऐसी वित्तीय शक्तियां या फिर फाइनेंस पावर्स, देखो बजट निर्माण और प्रस्तुति में भूमिका, यद्यपि बजट औपचारिक रूप से राज्य का वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। जो वित्त मंत्री होता है, जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, वो बजट को पेश करता है, लेकिन उसकी योजनाओं और दिशा मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में तैयार की जाती है। देखो जो बजट तैयार किया जाता है वो केवल वित्त मंत्री तैयार नहीं कर देता है, बल्कि उसके साथ और भी लोगों का इसमें योग सहयोग होता है। के साथ साथ जो मुख्यमंत्री होता है वो भी इस बजट को पूरी तरीके से उसके बारे में जानता है। जैसे कौन सी योजनाओं को प्राथमिकता दी जाए, मतलब कौन सी जो योजना है उन्हें फसली बजट के अंदर डाला जाए और कौन सी योजनाओं को कम इंपॉर्टेंस दी जाए, इन सब चीजों का भी जो निर्माण किया जाता है उसमें मुख्यमंत्री की भी एक सलाह, एक डिसीजन शामिल होता है। ऐसी योजनाओं और परियोजनाओं की मंजूरी, अप्रूवल ऑफ स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट, जो अलग अलग योजनाएं किसी राज्य में लागू होती है, उन सब चीजों के अंदर मुख्यमंत्री का भी महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर वो उस पर स्वीकार करता है तो उन योजनाओं को लागू किया जाता है, अगर वो मना कर देगा तो उन योजनाओं को लागू नहीं किया जाएगा। केंद्र से अनुदान प्राप्त करना या सिक्योरिंग ग्रांट्स फ्रॉम द सेंटर, तो केंद्र सरकार द्वारा दी जाने जो योजनाएं, जो अनुदान होती है, जो सहायता, जो पैसे केंद्र सरकार देता है किसी राज्य को, उसमें एक मुख्यमंत्री की भी एक सक्रिय भूमिका होना काफी आवश्यक होती है। क्योंकि मुख्यमंत्री अगर सही तरीके से काम करोगे तो केंद्र सरकार भी आपको सही पैसे, सही अनुदान जो है वो प्रोवाइड करवाती रहेगी। फोर्थ हमारा नीति निर्माण और सामाजिक आर्थिक नेतृत्व या फिर पॉलिसी मेकिंग एंड सोशो इकोनॉमिक लीडरशिप। देखो मुख्यमंत्री केवल प्रशासन में प्रमुख नहीं होता, वह राज्य की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दिशा में को भी तय करता है। दीर्घकालिक विकास नीति का निर्धारण या फॉर्मेटिंग लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पॉलिसीज, देखो राज्य के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, बुनियादी ढांचे, शहरी विकास आदि जो क्षेत्र है ना, वो भी मुख्यमंत्री की नीति निर्माण के अंदर ही आते हैं। वह दीर्घकालिक योजनाओं की रूपरेखा तैयार करता है, उन्हें लागू करने के लिए भी उसी का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। सामाजिक न्याय और कल्याण, देखो मुख्यमंत्री समाज के कमजोर वर्ग जैसे अनुसूचित जातियां, जनजातियां, महिलाएं, वृद्धाजन आदि के लिए कुछ ना कुछ योजनाएं, जैसे पेंशन की योजना आ जाती है, वृद्धा पेंशन योजना आ जाती है, अलग अलग योजनाएं हैं, जो पेंशन की योजना है, जो नीति है, उन्हें लागू करता रहता है, जिससे समाज के अंदर एक विकास होता रहे। ऐसी कानून व्यवस्था की स्थिति, देखो राज्य की सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री की प्रमुख जिम्मेदारी होती है कि वह गृह मंत्रालय के माध्यम से पुलिस बल को दिशा निर्देश देता रहे। दंगे, अपराध, आपात स्थितियां, मुख्यमंत्री स्थिति को संभालने के लिए उसे तुरंत डिसीजन लेना भी सही तरीके से आना चाहिए। लास्ट में निष्कर्ष और उत्तर दीजिएगा। आपका ये वाला टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है हमारा विकासात्मक, कल्याणकारी एवं नियामक राज्य या फिर डेवलपमेंट, वेलफेयर एंड रेगुलेटरी स्टेट्स। तो डेवलपमेंट स्टेट क्या होते हैं या विकासात्मक राज्य क्या होता है? देखो इसकी परिभाषा सिंपली मैंने लिख रखी है। विकासात्मक राज्य वह होता है जहाँ सरकार का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? आर्थिक विकास करना। आर्थिक का मतलब आपको पता है, जो पैसों से लेती, जीडीपी, आर्थिक का मतलब आपको पता है, पैसों से लेती। अब आर्थिक चीजों को ज्यादा डेवलप करना ताकि वहाँ जो देश है, वो जो राज्य है, वो तेजी से विकास अपना कर पाए। इन सब चीजों को प्रोत्साहित करना। ऐसे में राजनीतियां, संसाधन का आवंटन, जो संस्थान की संरचना है, उन सब चीजों का विकास करना, उन सब चीजों की ग्रोथ करना यहाँ का मेन फोकस होता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है? मजबूत नौकरशाही या फिर स्ट्रॉन्ग बरकुरेशी, तो पेशावर, दक्ष और नीति निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने वाले नौकरशाही, जो नौकरशाही है, जैसे कि आईएएस, आईपीएस ऑफिसर, ये जो बड़े बड़े पोस्ट के जो अधिकारी होते हैं, उस इस तरीके के वो जो सही तरीके से नीतियों का निर्माण कर पाए एक राज्य के डेवलपमेंट में। ऐसी राज्य और बाजार का समन्वय, स्टेट मार्केट ओरिएंटेशन, देखो राज्य बाजार को नियंत्रित नहीं करता बल्कि उसका मार्गदर्शन करता है। देखो जो हमारे यहाँ की जो इकोनॉमी है वो मिश्रित इकोनॉमी है। हमारे यहाँ पे राज्य जो है, वो जो देश है, वो जो राज्य है, वो बाजार को कंट्रोल नहीं करता है, बल्कि उसको एक गाइडेंस देता है, उसको गाइड करता है कि किस तरीके से उसे काम करना चाहिए, किस तरीके से उसको अपनी नीति बनानी चाहिए। ऐसी दीर्घकालीन योजनाएं या फिर लॉन्ग टर्म प्लानिंग, देखो औद्योगिक, तकनीकी विकास और शिक्षा पर आधारित योजनाएं बनाने का काम भी वो भी राज्य को
करना चाहिए। उद्योग से रिलेटेड, तकनीक से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड ऐसी योजनाओं को सरकार को बनाने का काम करना चाहिए। एग्जाम्पल जापान 1950 से 1980 तक, दक्षिण कोरिया, ताइवान, चीन आदि ये सब एक डेवलपमेंट स्टेट के उदाहरण हैंगे। उद्देश्य या फिर ऑब्जेक्टिव औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, निर्यात में वृद्धि, निवेश का अनुकूल वातावरण बनाना, ये इसके उद्देश्य होते हैं। अब सेकंड है हमारा कल्याणकारी राज्य या फिर वेलफेयर स्टेट। तो कल्याणकारी राज्य ना वो राज्य होता है जो सभी नागरिकों की भलाई के लिए उत्तरदायी होता है। इसका जो मेन लक्ष्य होता है, मेन फोकस क्या होता है, सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और मानव की गरिमा को सुनिश्चित करना। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, सामाजिक सुरक्षा योजना जैसे बेरोजगारी भत्ता, पेंशन, स्वास्थ्य बीमा, शिक्षा आदि, ये सब इसकी कुछ फेमस योजनाएं या फिर मेन योजनाएं होती है। गरीबी उन्मूलन, जो गरीब और जो वंचित वर्ग है उनके लिए भी कुछ ऐसी योजनाएं बनाना जिससे वो समाज के अंदर समान हो सके। या राज्य की सक्रिय भूमिका, एक्टिव रोल ऑफ द स्टेट, देखो समाज में जो असमानता है उसे कम करने के लिए राज्य को कुछ हस्तक्षेप, कुछ चीजें करनी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, भारत का संविधान का जो अनुच्छेद 38-39 है वो भी इन्हीं चीजों की बात करता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, सभी को समान अवसर प्रदान करना, वंचित वर्गों की सहायता करना, मानव अधिकारों की रक्षा करना। अब नेक्स्ट है हमारा, वो है हमारा नियामक राज्य या फिर रेगुलेटरी स्टेट। तो इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख रखी है, परिभाषा लिख रखी है। नियामक राज्य वह है जो बाजार, निजी क्षेत्र, सेवा और नागरिकों के व्यवहार को नियमन करते हैं। इसका उद्देश्य नियमों और कानूनों के माध्यम से संतुलन बनाए रखना होता है। इसकी विशेषता क्या है, नियामक एजेंसी जैसे कि भारत रिजर्व बैंक आरबीआई, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण टीआरआई, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड एससीबीआई, निजी क्षेत्र पर निगरानी जैसे निजी क्षेत्र की गतिविधियों को पारदर्शी और जवाबदेही बनाना, उपभोक्ता संरक्षण जैसे उपभोक्ता हितों की रक्षा करना, वातावरणीय वित्तीय श्रमिक नियमों की निगरानी करना, ये सब इसका प्रमुख विशेषताएं हैंगी। ऐसे इसका उद्देश्य क्या होता है, भ्रष्टाचार को रोकना, एक समान प्रतिस्पर्धा का वातावरण बनाना, उपभोक्ताओं और पर्यावरण की रक्षा करना। लास्ट में निष्कर्ष, ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। लास्ट में जो आपका इकलौता टॉपिक बचता है वो है वन पार्टी सिस्टम या फिर एक दलीय वर्चस्व प्रणाली। तो इसकी परिभाषा देखो, एक दल का मतलब आपका मतलब बता दे कि एक देश है, उस देश में एक ही पार्टी शासन व्यवस्था को संभालती है। जैसे कि चीन में कम्युनिस्ट पार्टी है, उत्तर कोरिया में ऐसी पार्टी। तो एक ही दल का जो प्रभाव होता है, एक ही दल का वर्चस्व होता है, उसे हम एक दलीय प्रणाली कहते हैं। ठीक है, अब इसके मुख्य लक्षण को हम सीधे पढ़ते हैं। एक ही राजनीतिक दल का दीर्घकालीन शासन या फिर लॉन्ग टर्म रूल बाय अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी, मतलब एक ही दल जो है वो बहुत लंबे समय से शासन करता है। यह शासन केवल लोकप्रियता या चुनावी प्रबंधन के बल पर नहीं होता, बल्कि उस दल की संगठनात्मक शक्ति, नेतृत्व, छवि और नीति निर्माण की कुशलता भी इसकी वजह है कि वही जो पार्टी है उस देश पे काफी लंबे समय से शासन करती आई है। अन्य राजनीतिक दल होते हैं लेकिन वो कभी वास्तविक चुनौती पेश नहीं कर पाते। देखो, एक दलीय शासन जब होता है ना, तो या तो वहां पर एक ही दल है या तो वहां पर और दल होंगे, और उसके बावजूद एक ही पार्टी का शासन इसलिए हो रहा है क्योंकि उस पार्टी ने अपनी जो छवि इस तरीके से बना रखी है कि लोग उस पार्टी के अलावा और दूसरी पार्टी को चुनते ही नहीं है। ऐसी दूसरी हमारी क्रियात्मक लोकतंत्र, परंतु वास्तविक विकल्पों का अभाव। तो संविधान और चुनाव आयोग स्वतंत्र होते हैं, चुनाव होते हैं, मतदाता वोट देते हैं, लेकिन फिर भी परिणाम लगभग पूर्व निर्धारित से लगते हैं क्योंकि एक ही दल को बार बार बहुमत मिल जाता है। यह प्रणाली लोकतंत्र के बाह्य स्वरूप को बनाए रखती है, परंतु सत्ता में विविध और बदलाव की गुंजाइश अत्यंत सीमित होती है। विपक्ष निर्बलता, देखो विपक्ष जो अगर कमजोर होगा तो वो विपक्ष कभी सत्ता के अंदर आ ही नहीं पाएगा। तो विपक्ष के कमजोर होने के कारण भी जो है एक ही पार्टी हमेशा सत्ता में रहने लगती है। ऐसी सत्तारूढ़ दल का व्यापक संगठन और संसाधन, स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन एंड रिसोर्सेस ऑफ द रूलिंग पार्टी। देखो, सत्तारूढ़ दल के पास एक सशक्त जमीन संगठन होता है जो गांव, कस्बे, शहर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक फैला होता है। उन्हें चुनाव लड़ने के लिए भरपूर वित्तीय मानव संसाधन प्राप्त होते हैं। इनके पास मीडिया तक अधिक पहुंच होती है। सरकार बने रहने से मिलने वाले लाभ जैसे योजनाओं की घोषणा, सरकारी पदों पर प्रभाव आदि उनके जनाधार को मजबूत कर दे। देखो, जो सत्ता में लंबे समय से पार्टी रहती आई है उसके पास संसाधन की कमी नहीं होगी, इसके पास जो मानव संसाधन है उनकी कमी नहीं होगी, उनकी जो पहुंच पूरे देश के अंदर, पूरे राज्य के अंदर सही तरीके से होगी, जिससे वो लोगों तक ज्यादा जल्दी कनेक्ट कर पाते हो, लोगों को अपने तरफ जोड़ पाते हैं। ऐसी नेतृत्व की करिश्माई छवि, देखो ऐसे दल में अक्सर एक अत्यंत लोकप्रिय नेता होता है। जो उनका मेन नेता होता है उसे एक तो पूरा देश जानता है, और उस नेता के नाम पर, उस नेता की शक्ल देख के लोग उस पार्टी को वोट दे लगते हैं। यह नेता ही दल की पहचान बन जाता है। उसके व्यक्तित्व के कारण भी दल सत्ता में बने रहते हैं। जैसे कि वर्तमान में मोदी जी अपनी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता हैं और उनके चेहरे के अकॉर्डिंग लोग उन्हें वोट देते हैं। और ऐसी अपोजिशन में राहुल गांधी जी, वो अपनी पार्टी के सबसे मेन नेता है। ठीक है, तो इन नेताओं के कारण भी लोग अपनी उस पार्टी को वोट देते हैं, चाहे वो पार्टी कैसा भी काम
कर रही हो। अगला है हमारा ऐतिहासिक और समकालीन उदाहरण या फिर हिस्टोरिकल एंड कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल। देखो भारत में 1952 से लेकर 1977 तक केवल कांग्रेस का जो शासन है वो हमें भारत के अंदर देखने को मिलता है। लगभग 3 दशक तक भारतीय राष्ट्र कांग्रेस पूरी तरीके से अपने वर्चस्व में रही भारत के अंदर। पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी जैसे नेताओं की लोकप्रियता जो के कारण जो स्वतंत्रता संग्राम से जो जुड़ाव था इनका, इन सब के कारण इन्हें भारत के अंदर इतने वर्षों तक शासन ये लोग कर पाए। ऐसी विपक्ष अस्तित्व में था लेकिन संसद में उसकी संख्या बहुत कम थी। इसकी नीति निर्धारण में भागीदारी बिल्कुल ना के बराबर थी। ऐसी जापान में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी, देखो जापान में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी 1955 से लेकर 1993 तक लगभग सत्ता में रही। इतने लंबे समय तक उस पार्टी का वहां पे शासन हुआ, क्यों हुआ होगा? क्योंकि वहां पे या तो विपक्ष कमजोर होगा या फिर इस पार्टी की जो नीति निर्माण जो होंगे वो सही होंगे, जो वहां के लोगों को सही लगते होंगे, इसलिए लोग इन्हें चुनते होंगे। इसके पीछे आर्थिक विकास, राजनीतिक स्थिरता, पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र की संरचना भी। ऐसी दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एएनसी, नेशनल मंडेला के नेतृत्व में सत्ता में आने के बाद एएनसी ने लगातार सत्ता पर नियंत्रण बनाए रखा। ये एक प्रकार की दलीय वर्चस्व प्रणाली बन गई जहाँ विपक्ष है पर सत्ता परिवर्तन दुर्लभ है। मतलब विपक्ष तो है पर वहां पे सत्ता का परिवर्तन नहीं हो रहा है, एक ही पार्टी जो हमेशा के लिए शासन कर रही है। अब इसके कुछ लाभ होते हैं, कुछ हानि भी होती है। लाभ जैसे राजनीतिक स्थिरता। राजनीतिक स्थिरता का मतलब है कि एक ही पार्टी शासन कर रही है तो राजनीतिक अब स्थिर हो गई है। दूसरी पार्टी जब शासन में नहीं रही है तो एक ही राजनीति की जो विचारधारा है वही अब पूरे देश में चलती जा रही है। ऐसी शासन की निरंतरता। देखो एक ही नीति और कार्यक्रम को लंबे समय तक लागू किया जा सकता है जिससे विकास गति आती है। जैसे कि मान लो अब क्या होता है ना, जैसे एक पार्टी आई वो 5 साल की रहती है। अब उसने कोई प्लान सोचा कि हमें ये योजना जो है इस देश में लागू करनी है, पर उस प्लान को लागू करने के लिए हो सकता है कि अगर 5 साल कम पड़ जाते हैं तो अब एक ही पार्टी शासन करती आ रही है तो वो उसने मतलब पहले 5 साल में प्लान बनाया कि अच्छी योजना बनाई, उसको उसका बेस तैयार करा, फिर अगले 5 साल भी वही पार्टी रहेगी तो उस 5 साल के अगले 5 साल में उस पार्टी ने उस प्लान को पूरी तरीके से लागू करा। तो इससे क्या होता है ना, जब विकास की गति में काफी तेजी आती है। ऐसी सरकार और जनता के बीच विश्वास या पब्लिक ट्रस्ट इन गवर्नमेंट। देखो जब एक ही दल लगातार सत्ता में रहता है ना तो जनता का उसमें विश्वास और अधिक गहरा हो जाता है। ऐसी डिसएडवांटेज या दोष भी है इसके कुछ। देखो लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास। फिर तो जब सत्ता में कोई चुनौती नहीं होती तो दल और जो नेता है ना को जवाबदेही से बचे लगते हैं। मान लो कोई अपोजिशन ही नहीं है, हमारा एक ही पार्टी यही शासन कर रही है, ये बहुत लंबे समय से शासन कर रही थी, ये लोगों के प्रति जवाबदेही नहीं है। अगर समाज में कुछ हुआ, देश में कुछ हुआ तो उसके प्रति लोगों को जवाब नहीं देती है। क्यों? क्योंकि अब इसे पता है कि हमें लोगों को जवाब देने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पार्टी में तो हम ही आएंगे, शासन में तो हम ही आएंगे, तो हमें इन्हें जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। और ये दानाशाही सी बनने लगती है। इसलिए एक अपोजिशन का होना, एक विपक्ष का होना, विपक्ष का मजबूत होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऐसी भ्रष्टाचार की संभावना। तो सत्ता में निरंतर एक ही दल के पास होने से भ्रष्टाचार भी काफी तेजी से बढ़ जाता है। कई बार भाई भतीजावाद का जो खतरा है ना वही बढ़ने लगता है। मतलब एक ही परिवार से लोग जो है वही नेता बनने लगते हैं। पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो नेता की सत्ता के नाम पर पार्टी कई बार मनमानी भी कर सकते हैं। ऐसी विकल्पों का अभाव। देखो जनता के पास वास्तविक विकल्प की नीति और नेतृत्व नहीं होता जिससे लोकतंत्र की आत्मा कमजोर हो जाती है। ऐसी राजनीतिक निष्क्रियता। वो जब परिणाम पहले से ही तय लगने लगता है कि यही पार्टी तब तो शासन में आने वाली, तो जनता भी जो है ना राजनीति के अंदर रुचि लेना कम कर देती है, क्योंकि उसे भी पता है कि अब तो यही पार्टी आएगी, अब इसे वोट दे या ना दे। लास्ट में एक निष्कर्ष और कंक्लूजन और ऐड कर दीजिएगा, आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। इन नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से इन्हें परचेज कर सकते हैं। नहीं तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर भी हमने नीचे दे रखा है, उस पर ही मैसेज करके आप इन नोट्स को हमसे खरीद सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लास्ट में हमारे यूट्यूब चैनल और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक बटन दबाना ना भूलिएगा।